हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग फिर से एक और न्यू मानवा को एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मेरी दिवाली अच्छी नहीं जाने वाली है। पापा ने मुझे पटाखे फोड़ने से मना कर दिए खुद के पैसों से। उनके पैसों का कोई भी श्रेय नहीं है और ना ही देना है, फिर भी मना कर रहे हैं। मैंने एक गेमिंग ग्राफिक कार्ड मंगाया ये सोच के कि दबा के गेम खेलूंगा दिवाली वाले दिनों में पटाखों की याद में, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। अमेजोन वालों ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया ये कह के कि दिवाली के टाइम पे ज्यादा ट्रैफिक है। मैंने कहा ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं कॉलेज जा रहा था तो मैंने सोचा एक गर्लफ्रेंड बनाने के लिए ट्राई ही कर लूं। मैंने उससे ब्लैक स्केच पेन मांगा किसी काम से तो उसने मना कर दिया। बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। अब मैं ना घर का ना घाट का फंसा हुआ हूँ झाट सा। खैर मेरी दिक्कतें मेरी हैं, तुम्हारा इससे क्या लेना देना। हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग दोबारा से एक और एक्सप्लेन की गई मानवा को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अपने अंदाज में। वैसे अगर मैं भूला नहीं तो इसका नाम मैं अपने कमेंट में डाल दूंगा और इसे पिन कर दूंगा। अब एपिसोड की शुरुआत में हम लोग अपनी मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो अधमरी हालात में था। बेचारे को पानी भी नसीब नहीं होता क्योंकि वो प्याला नीचे गिर के टूट जाता है हाथों से। मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं सच में यूजलेस बन चुका हूँ। अब इसके बाद हमें जुआन वर्ल्ड कॉन्टिनेंट के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे भी यही जलवा है कि ताकतवर ही राज करेगा। ऑर्डिनरी लोगों को वॉरियर बनने के लिए उन्हें सबसे पहले अपनी मार्शल मेरिडियंस को अवेकन करना पड़ेगा। इसके बाद वही चीज स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करो, बॉडी की मदद से फाउंडेशन को बनाओ। इसके बाद वो एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एकत्रित कर सकते हैं, जिससे वो लोग रिवर्स को ब्लेड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हवा, पानी, आग, हर किसी चीज को समन कर सकते हैं, यहाँ तक कि धरती और स्वर्ग को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वैसे हमारे मेन कैरेक्टर का नाम लू हाउ है, जिसने हाल ही में अपनी मार्शल मेरिडियंस को एक्टिवेट किया है और ये अपनी जनरेशन का सबसे पावरफुल डिसाइपल्स में से एक था। हालांकि इसे पता चला कि इसका कोई दोस्त है जिसका नाम शाओलिन है, वो एक फीमेल डिसाइपल को उंगली कर रहा था। तो ये भाई साहब हीरो की तरह जाके उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इन्हें बाद में पता चला कि ये क्लैन के चीफ लू टियानयुन के जाल में फंस चुके हैं। और तभी वहाँ पे क्लैन का चीफ आता है जो कि डायरेक्ट लू हाउ की पीठ की पीछे से हाथ घुसा देता है और उसके दिल को चुरा लेता है। वैसे चीफ लू का ग्रैंड पोता शाओलिन है और ये दोनों ही हाउ की ग्रोथ से काफी ज्यादा जेलस थे। जिसके बाद ये जिस फीमेल कल्टीवेटर को बचाने जा रहा था, उल्टा उसी ने हाउ के ऊपर इल्जाम लगा दिया यही है बड़वा मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। इसकी सजा के तौर पे इन लोगों ने हाउ की मेरिडियंस को सील कर दिया और इसे पूरी तरीके से अभंगी बना दिया। जिसके बाद इसे क्लैन से भी धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। और इस समय हाउ भाई साहब डिप्रेशन में है क्योंकि इनके पास अब कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे ये फिट हो सके। और इसी टाइम पे इन्हें लेटर दिखाई देता है जो कि इनकी क्रश का है या फिर फीमेल फ्रेंड जो भी कह लो, जो भी जुआन सेक्ट के अंदर एंटर हो चुकी है और वो हाउ को भी हिम्मत रखने को कहती है। अब इस लड़की का नाम है हुआ डाई, जिसका इंग्लिश में नेम है बटरफ्लाई, तो हम इसे बटरफ्लाई ही कहेंगे, नहीं तो तुम्हें बोल लो भाई नाम, जवान अकड़ जाएगी तुम्हारी। खैर हाउ की जिंदगी में बटरफ्लाई ही सिर्फ ऐसी लड़की थी जो उसके डाउनफॉल में भी, लेकिन अब वो जुआन शॉर्ट सेक्ट की डिसाइपल बन चुकी है जो काफी बड़े सेक्ट है। बटरफ्लाई ने हाउ से बस इतना ही कहा था कि अगर तुम्हें मेरा एहसान चुकाना है तो बस अच्छे से जियो। इसीलिए हाउ अभी भी यहाँ पे जिंदा रहने की उम्मीद रखा था क्योंकि उसे अभी भी कुछ बाकी काम करने थे, नहीं तो वो बटरफ्लाई को रीपे कैसे करेगा। इसीलिए हाउ पैरों पे खड़ा होता है और घर से बाहर निकल जाता है। हाउ को पता है कि अभी उसकी जिंदगी खतरे में है, इसीलिए वो तुरंत इस सिटी को छोड़ के बाहर निकलना चाहता है। एक वेपन शॉप के अंदर जाता है जहाँ पे वो एक शॉट खरीदने के लिए जा रहा था। हालांकि अब वो एक डिसाइपल नहीं है तो फिर उसके लिए एक नॉर्मल सी शॉट भी खरीदना हद से ज्यादा महंगा था। खैर ये बेचारा यहाँ पे शॉप की लेन देन कर ही रहा था कि उसी टाइम पे वहाँ पे शाओलिन आता है जो कि 3-4 मुस्टंडे लेके आया था, जो डायरेक्ट हाउ को जाके पकड़ लेते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। अब इस शाओलिन का मकसद यहाँ पे सिर्फ इसे बेइज्जत करना ही था, इसीलिए वो हाउ से कहता है कि तुमने मेरे ऊपर एक बहुत ही घिनौना इल्जाम लगाया था, इसीलिए घुटनों पे बैठ के मुझसे माफी मांगो इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं। जिसपे हाउ का रिएक्शन कुछ ऐसा था, ले खा ले। तो ये आगे से हाउ को एक जोर की लात मारता है और हाउ की हालत खराब, बेचारा अधमरा पहले से ही और उसके ऊपर लातें बरसाई जा रही हैं। इसके बाद ये पूरी प्लानिंग करके आया था कि ये हाउ को अधमरा ही कर देगा, इसीलिए वो उसकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर अटैक करता है जिससे हाउ की हड्डी टूट जाती है और ये बेचारा अब अधमरा हो गया था। जिसके बाद ये बहुत जोरों से चिल्लाता है। हाउ की उसकी टांगे महसूस नहीं हो रही थी और उसे महसूस होने लगता है कि अब वो मरने वाला है, लेकिन उसी टाइम पे उसकी बॉडी के अंदर से अलग पावर निकलती है और वहाँ पे डिवाइन ड्रैगन बाहर निकलता है, जिससे उसकी बॉडी फिर से रिपेयर होने लगती है और उसके जितनी भी चोटें थी वो सभी हील होने लगती हैं। अब हाउ को याद आता है कि उसके फादर ने उसे एक बार बताया था कि लू क्लैन के पास एबिलिटी या फिर पोटेंशियल है जिससे वो लोग डिवाइन ड्रैगन को अवेकन कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास डिवाइन ड्रैगन ब्लड लाइन है और इस ब्लड लाइन का पोटेंशियल अनमेजरेबल है। डिवाइन ड्रैगन ब्लड लाइन काफी ज्यादा स्पेशल पावर है
क्योंकि ये सभी मार्शन मेरिडियंस को सरपास कर सकती है। बस इसकी कंडीशन काफी ज्यादा अननोन है कि भैया कैसे अनलॉक होगी कहोग नहीं पता है। लेकिन अगर एक बार ये अवेकन हो गई तो फिर तुम भैया बाहुबली कौनो तुमका छूना ही सकत। और यांग ने अभी ही डिवाइन ड्रैगन ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया है। अब इसके बाद शाओलिन दोबारा हाओ को मुंह की देने वाला था, लेकिन हाओ एक झटके के अंदर डॉज करता है और उसकी स्वॉर्ड उसी की कमान से बाहर निकाल के एक झटके के अंदर उसके ऊपर एक जोर का स्लैश दे मारता है और उससे कहता है अखरोट के दाने अच्छे से संभाल ले खुद को, क्योंकि मैं तुझे खुजा खुजा के मसलने वाला हूँ। स्लैश खाने के बाद शाओलिन घिसकते हुए पीछे जाके गिरता है और हाउ उससे कहता है कि बेटा मैंने जितने दिन अभी क्रिपल होके गुजारे हैं अब उतने दिन तुम गुजारोगे। जिसके बाद वो उसकी टांगों के अंदर अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है, जिससे शाओलिन आगे से चिल्लाने लगता है। लेकिन हाउ उसे कहता है कि ये तो वो स्ट्राइक है जो तुमने मुझे दी थी, तुम्हारे ग्रैंडफादर का भी अभी बाकी है। जिसके बाद वो दोबारा स्वॉर्ड को उठाता है और उसकी दूसरी टांग के अंदर भी घुसा देता है, ये कहते हुए कि ये तुम्हारे दादाजी की तरफ से और ये वाली स्ट्राइक अभी मुझे पैरालाइज करने के लिए और ये पनिशमेंट भी है तुम जैसे गद्दार को। जिसके बाद वो उसकी टांगों के बीच में शॉट घुसा देता है और बेचारे का एक अंडा फूट जाता है। पेनफुल, जिससे शाओलिन तो इस बार मर ही जाता है। खैर वो आगे से कहता है कि तुमने जो मेरे साथ किया है तुम पछताओगे बहुत। हाउ से कहता है कि ये तो अभी सब नॉर्मल था, अभी तुम्हारे दादाजी का हिसाब किताब बाकी है। इसके बाद वो तुरंत वहां से खिसक लेता है। अब इसके बाद हम लोग चीफ लू को देखते हैं जो कि आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि उसने मेरे ग्रैंडफादर को अधमरा कर दिया और उसका एक अंडा भी फोड़ दिया, क्या तुम लोग वहां पे झक मार रहे थे। इसके बाद वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि उसे कहीं से भी खोद के बाहर निकालो। तो ये लोग भैया उसकी फोटो लेके पूरी सिटी के अंदर ढूंढने लगते हैं। लेकिन अगला सीन डायरेक्ट 3 दिनों के बाद का होता है और हाउ काफी ज्यादा समझदार था, इसीलिए इसने डायरेक्ट सिटी को छोड़ दिया था जब तक ये अपनी मेरिडियंस को पूरी तरीके से डेवलप नहीं कर लेता है। हाउ ने यहाँ पे ब्लड लाइन को तो अवेकन कर लिया था, लेकिन उसने अभी तक कोई भी मेरिडियन को रिस्टोर नहीं किया था। जिसके बाद हाउ वहाँ पे गोल्डन ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। ऐसा कहा जाता है कि गोल्डन ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन लू क्लैन की सबसे ताकतवर कल्टीवेशन टेक्निक्स में से एक थी और इसको पूरा कर लेने के बाद कोई भी हेवन एंड अर्थ को इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी ऑफ गोल्ड की जो हेवन एंड अर्थ को भी झुका सकती है। हालांकि लू क्लैन ने इसका बहुत बार ट्राई किया, लेकिन उनमें से कोई भी इसे सक्सेसफुली अवेकन नहीं कर पाए, इसीलिए उन्हें लगा कि ये यूजलेस है, गधों बिना ब्लड लाइन के कैसे इसका इस्तेमाल कर लोगे। लेकिन हाँ यहाँ पे इस टेक्निक का ट्राई करता है और साले के पास तो पहले भी ब्लड लाइन है, तो वो काफी आसानी के साथ ग्रो करते हुए जा रहा था। और आधे महीनों बाद हम लोग देखते हैं कि इसने सक्सेसफुली यहाँ पे अपनी एक मेरिडियन को रिस्टोर कर लिया था जो ऑर्डिनरी थी और उसके कल्टीवेशन भी कंडेंसेशन की सेकंड स्टेज पे आ चुकी थी। और आपको यकीन था कि इस गोल्डन ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के साथ वो आगे भी कई सारी मेरिडियंस को ओपन करते हुए जाएगा। अब इसके बाद हाउ में ये भी बताता है कि कल्टीवेशन के साथ जो इनहेरिटेंस मेरिडियंस होती हैं वो उतनी ही तेज होती हैं जितने की 5 ऑर्डिनरी मेरिडियंस होती हैं। इसीलिए अगर दो लोग जिनका कल्टीवेशन लेवल एक बराबर का है, लेकिन अगर किसी के पास इनहेरिटेंट मेरिडियंस है तो उनकी जो कॉम्बैक्ट पावर होगी वो ऑर्डिनरी 5 मेरिडियंस के मुकाबले में ज्यादा होगी। और हाउ के पास इनहेरिटेंस मेरिडियन है, इसीलिए अगर वो इसी तरीके से 3 मेरिडियंस को भी जल्दी ही अवेकन कर लेता है तो वो अपनी कल्टीवेशन के साथ किसी ऐसे को सरपास कर सकता है जो कि जीनियस होगा और उसके पास 8 मेरिडियंस होंगी। वहीं पे ऑर्डिनरी मेरिडियंस के पास लिमिटेड 8 ही होती हैं, इनसे आगे नहीं बढ़ सकती हैं। लेकिन इनहेरिटेंस मेरिडियंस के पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, वो जितनी चाहे उतनी ज्यादा बढ़ सकती हैं। हालांकि इनहेरिटेंस मेरिडियंस को ओपन करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और काफी सारे सर्कमस्टेंसेस और रेयर ट्रेजेस की जरूरत पड़ती है। लेकिन किसे क्या पता कि हाउ में फ्यूचर कौन सी अपॉर्चुनिटीज हाउ के हाथों में लाके रख दे। अब बस हाउ को यहाँ पे चीफ लू और उसके पोते का ही सर्वनाश करना था, जिसके बाद इसकी जिंदगी कुशन मंगल। अब इसके बाद हम लोग सेकंड स्टेज के माउंटेन बीस्ट को देखते हैं जो कि एक भेड़िया था और हाउ इसके साथ फाइट करने आया था, ये चेक करने के लिए उसके कल्टीवेशन कितनी ज्यादा हाई है। हालांकि जिस कल्टीवेशन लेवल पे ये अभी है उसके साथ तो इस भेड़िए के साथ बिल्कुल भी नहीं भिड़ना चाहिए, लेकिन इनहेरिटेंस मेरिडियंस के साथ तो चेक करना बनता है। जिसके बाद वो भेड़िए के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हाउ एक झटके के अंदर ही उसकी बॉडी को 2 टुकड़े में काटते हुए पार निकल जाता है। हालांकि इसकी बॉडी के ऊपर भी पंजों के निशान आ चुके थे, लेकिन इसे महसूस नहीं होता है इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी के होने की वजह से, यानी कि हाउ की फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। जिसके बाद हाउ आगे बढ़ता है और उस भेड़िए के अंदर से उसका क्रिस्टल बाहर निकालने लगता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा रेयर चीज होती है और इनके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी होती है। इससे कल्टीवेशन को बढ़ाने और उसे रिफाइन करके इनहेंस करने में मदद मिलती है। हालांकि इसे क्रिस्टल तो मिल जाता है, लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे शाओलिन आ जाता है जिसकी शकल ही बता रही है कि ये
ये कितना ज्यादा भड़का हुआ है और ये हाओ के पीछे हाथ धो के पड़ा है। हाओ से कहता है कि तू चल कैसे पा रहा है, मैंने तो तेरे गोटे फोड़ दिए थे। तो शाओलिन आगे से बताता है कि क्लैन ने किसी एक्सपर्ट को भेजा था मेरी मदद करने के लिए और उसी ने मेरी मदद की है। हाओ से कहता है एक्सपर्ट जो कि 4 रियलम का सीक्रेट रियलम पे है। हालांकि शाओलिन उसे कहता है कि ज्यादा बातें ना करो क्योंकि वैसे भी तुम यहाँ पे मरने वाले हो और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि तुम बिल्कुल भी आज यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। इसके बाद वो अपने लोगों से कहता है कि देख क्या रहे हो, जाओ और जाके उसके मुंडी यहाँ पे लेके आओ। हालांकि इन सभी लोगों की भी फटी पड़ी थी क्योंकि इन लोगों ने अपने आंखों से ही देख लिया था कि हाओ ने एक सिंगल स्लाइस के साथ ही उस भेड़िए के 2 टुकड़े कर दिए थे और इनकी तो वैसे भी फटी पड़ी है क्योंकि वो भेड़िया की कंडेंसेशन की 4th स्टेज पे था, ये तो बेचारे 2 ही पे हैं। तो शाओलिन उनके ऊपर अटैक करके ही उन्हें ही अधमरा कर देता है, ये कहते हुए कि तुम तो यूजलेस हो। जिसके बाद ये हाओ के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देता है अपनी पाम टेक्निक के साथ में। हाओ भी आगे से अपनी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो कि इसकी ब्लड लाइन से आई है और वो सामने की तरफ अपना हाथ मारता है तो स्पिरिचुअल हाथ आगे बढ़ता है जो कि उसकी पाम टेक्निक को रोकता है। हालांकि शाओलिन आगे से कहता है कि तुम्हारी टेक्निक मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगी, लेकिन उसकी आंखें तो तब फट जाती हैं जब वो देखता है कि हाओ की टेक्निक उसके पाम हैंड को तोड़ते हुए सीधा आगे बढ़ रही थी जो कि एक ड्रैगन का मुंह था और वो डायरेक्ट हाओ से जाके टकराती है जिससे वहां पे एक तगड़ा ब्लास्ट होता है और हाओ की हालत बिल्कुल अधमरी सी हो जाती है और ये दोबारा मरने वाली कगार पे आ चुका था। हाओ में बताता है कि उसने सोचा भी नहीं था कि ये येलो रंग की टेक्निक इतनी ज्यादा शक्तिशाली होगी जिसका नाम माउंटेन क्रैशिंग पाम है। हालांकि उसकी डिवाइन ड्रैगन्स ब्लड लाइन की वजह से इसकी ताकत भी बढ़ चुकी है। जिसके बाद हाओ शाओलिन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैंने पिछली बार बख्श दिया था लेकिन इस बार नहीं बख्शूंगा। तो शाओलिन आगे से उसे भीख मांगने लगता है लेकिन हाओ उससे कहता है कि इस बार नहीं। जिसके बाद वो दोबारा उसके अंडों के ऊपर लात मारता है और दूसरे अंडे को भी फोड़ देता है। He loves to break balls, जिससे हाओ की चीख निकलती है जिसके बाद ये इस बार मर ही जाता है। वहीं पे जो लोग शाओलिन के साथ आए थे वो सभी हाओ के सामने मुंडे झुका देते हैं और उसे कहते हैं कि हमें जाने दो। हालांकि हाओ उनसे कहता है कि अगर जीना चाहते हो तो फिर तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि वो जो एक्सपर्ट जो कि 4 रियलम सीक्रेट रियलम पे था वो शाओलिन के क्यों आया था पास उसकी मदद करने के लिए। अगले सीन में कुछ टाइम के बाद का सीन होता है जहाँ पे हाओ उन लोगों को भगा देता है। हाओ में बताता है कि जो मेन लुक लैंड है उसे एक ऐसे लैंड के बारे में पता चला था जहाँ पे काफी ज्यादा हाई रिसोर्स हैं, इसलिए उन लोगों ने वहाँ पे एक एक्सपर्ट को भेजा जो कि 4 रियलम सीक्रेट रियलम था और लू फैमिली की बाहरी ब्रांच को टियानकुई सिटी के अंदर दोबारा वापस लाने और कंट्रोल करने के लिए उस एक्सपर्ट को यहाँ पे भेजा गया था और उन लोगों ने बताया था कि वो एक्सपर्ट यहाँ पे हाओ के पेरेंट्स के बारे में पूछताछ कर रहा था और साथ ही में ये हाओ को मीन क्लैन में पहुंचने से भी रोक रहा था। हाओ को बताया गया था कि जब वो एक छोटा बच्चा था तो उसके पेरेंट्स की मौत एक बीस्ट के झुंड के द्वारा हो चुकी थी जो कि एक्सीडेंट ही था, लेकिन अब हाओ को उनकी मौत के ऊपर भी शक होने लगता है कि किसी का इसके पीछे हाथ हो सकता है। अब इसके बाद हाओ यहाँ पे मार्शल आर्ट्स की पावर सिस्टम के बारे में बताता है कि यहाँ पे मार्शल आर्ट्स को 10 मेजर रियलम्स के अंदर डिवाइड किया गया है और उन 10 मेजर रियलम्स के अंदर भी एक हर मेजर रियलम के अंदर 9 माइनर रियलम्स होते हैं जिनको अचीव करने के बाद वो अगले मेजर रियलम पे जाएगा। जिसके बाद वो मेजर रियलम्स यहाँ पे डिवाइडेड हैं बॉडी टेम्पर्निंग रियलम, की कंडेंसेशन रियलम, ट्रू की रियलम, होली मार्शल रियलम। इसके बाद आता है येलो एक्सट्रीम रियलम, परफाउंड एक्सट्रीम रियलम, अर्थ एक्सट्रीम रियलम, हेवन एक्सट्रीम रियलम, जिनको समूह में 4 रियलम सीक्रेट रियलम के नाम से जाना जाता है। और जो भी 4 रियलम सीक्रेट रियलम के अंदर हो जाते हैं कि उन सभी को एक्सपर्ट्स के नाम के जाना जाता है। हालांकि इस 4 रियलम सीक्रेट रियलम के अंदर जाने के बाद ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पे लेजेंडरी रिटर्न ओरिजिन रियलम भी होता है जो कि मार्शल गॉड रियलम होता है। ये पावर सिस्टम का बवाल यहीं पे खत्म हुआ। अब इसके बाद हाओ हमें आगे से बताता है कि उसे एक एक्सपर्ट द्वारा देखा जा रहा है यानी कि पीछा किया जा रहा है, इसलिए अब उसके ऊपर जो प्रेशर है वो और भी ज्यादा इमेंस हो चुका है यानी कि बढ़ चुका है। अब इसके बाद हाओ आगे बढ़ जाता है ये फैसला करते हुए कि अब अपने पेरेंट्स की डेथ के बारे में भी इन्वेस्टिगेट करेगा। इसके बाद हाओ को हम लोग टियानकुई सिटी के अंदर लू फैमिली के कंट्री यार्ड में देखते हैं जहाँ पे उसकी नजर 3 डिसाइपल्स के ऊपर पड़ती है जिनमें से फीमेल डिसाइपल का नाम लू जुए था और इसके साथ जो इसके सीनियर डिसाइपल या फिर भाई थे वो आगे से लू हाओ की बेइज्जती कर रहे थे यानी कि अपने हाओ की। वहीं पे हाओ जब वो जैसे ही लू जुए को देखता है तो फिर उसे याद आ जाता है कि ये वही लू जुए है जो कई सालों पहले जब वो मेन ब्रांच के अंदर रहता था और उसने अपनी मार्शल मेरिडियंस को अवेकन नहीं किया था तब हर कोई उसका मजाक उड़ाता था, तब सिर्फ लू जुए ही उसके सामने खड़े होकर उसे प्रोटेक्ट करती थी। अब इसके बाद लूवू और लूजैन यहाँ पे एक बात करने लगते हैं कि उन लोगों को ये बात पता चली है कि जो लू हाओ के फादर हैं यानी अपने हाओ के फादर उन्हें ली सोंगसी ने धोखा दिया था। जब हाओ की मार्शल आर्ट अवेकन नहीं हुई थी तब उसके फादर सोंगसी से रिक्वेस्ट करे थे एक ड्रैगन स्पिरिट होली ड्यू नाम की मेडिसिन के लिए, लेकिन सोंगसी काफी ज्यादा हरामी किस्म का बंदा था इसलिए उसने हाओ के फादर को नकली वाली दे दी और जब हाओ के फादर को ये बात पता चली तो वो डायरेक्ट अपने भाइयों के साथ उसे लड़ने के लिए चले गए। हालांकि सोंगसी ने उसे काफी जल्दी हरा ही दिया था जिसके
जिसके बाद साओ के फादर को मेन ब्रांच को छोड़ना पड़ा और वो लोग साइड में आकर रह गए। जिसके बाद ये दोनों हाओ की फैमिली का मजाक उड़ाने लगते हैं। तो लुजुए उन दोनों से कहती है कि मजाक उड़ाना बंद करो और जब उसे सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा तो वो खुद उन लोगों से बदला लेगी जिन लोगों ने उसके ब्रदर हाओ की जिंदगी को झर्ग बनाया है। हालांकि ये दोनों उसे पहले ही बता देते हैं कि तुम्हारे भाई को मारने के लिए सोंगसी ने लोगों को भेज दिया है, साला वो अब तक तो जिंदा भी नहीं होगा। अब इसके बाद हाओ को भी पता चल जाता है कि उसका मेन मोटिव यहाँ पे सिर्फ सोंगसी को मारना है। अब इसे सबसे पहले पावर अप करना है, जिससे के बाद तो ये सोंगसी को मार पाएगा। ऑथर ने यहाँ पे प्लॉट दिखा दिया है हमें। इसके बाद वैसे टाइम स्किप होता है और हम लोग आधे महीने के बाद हाओ को दोबारा मार्केट के अंदर देखते हैं, जहाँ पे वो इधर उधर ढूंढ रहा था चीजों को, ताकि वो अपनी बॉडी के अंदर ब्लड लाइन को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सके और अपनी मेरिडियंस को इंक्रीज कर सके। अब इसके बाद हाओ जब वहां से जा रहा था तो फिर कुछ बच्चे आगे से बुला रहे थे कि भैया आओ और आके जुआनजियान सेक्ट को ज्वाइन कर लो। लेकिन जो कोई भी क्लैन को ज्वाइन करना चाहता था उसकी कल्टीवेशन कंडेंशन स्टेज के ऊपर की होनी चाहिए। हाओ आगे से बताता है कि ये एक ऐसा सेक्ट है जहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल फोर्सेस रहती हैं ईस्टर्न रीजन के अंदर, और ये ऐसा सेक्ट है जहाँ पे सभी लोग सपना देखते हैं जाने का। और अगर हाओ इस क्लैन के अंदर एंटर हो जाता है तो फिर वो दोबारा बटरफ्लाई से मिल सकेगा जिसने हाओ की जान बचाई थी। अब हाओ वहाँ पे खड़ा ही था कि उसी टाइम पे उसके पास कुछ लोग आते हैं जो कि उसे बताते हैं, क्या तुम हमारे साथ टीम अप करना चाहोगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। हालांकि ये काफी ज्यादा खतरनाक चीज है, लेकिन अगर 5 लोग एक साथ जाते हैं तो फिर ये काफी ज्यादा आसान हो जाएगा और हमें एक बंदे की जरूरत भी है। हाओ इस चीज के लिए मान जाता है, लेकिन वो उन्हें बताता है कि उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम है। हालांकि वो लोग कहते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है। हालांकि हाओ भी इससे हैरान होता है कि ये लोग इतनी आसानी के साथ कैसे मान गए बिना बेइज्जती करे हुए। इसके बाद अगला सीन डायरेक्ट रात का होता है और ये लोग जंगल के अंदर आ चुके थे। अब ये लोग यहाँ पे खाने पीने की तैयारी कर रहे थे और उसी टाइम पे हाओ को महसूस हो जाता है कि इन दोनों के साथ कुछ तो गड़बड़ है, ये यहाँ पे कुछ तो करने के लिए आए हैं। और उसी टाइम पे वो दोनों तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और सीधा अटैक कर देते हैं। लेकिन हाओ के ऊपर नहीं, वहाँ पे एक बंदा था जो कि सो रहा था उसके ऊपर। लेकिन वो बंदा भी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और कमाल की रिफ्लेक्सेस दिखाते हुए अटैक को डॉज कर लेता है और उन लोगों से पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो। और वहीं पे हाओ भी इसकी मूवमेंट को देख के हैरान हो गया था। वो दोनों आगे से कहते हैं कि तुम सच में एशियन फैमिली के यंग मास्टर हो जिसने कम उम्र के अंदर ही घोस्ट शैडो स्टेप्स टेक्निक को काफी अच्छे से सीख लिया है, लेकिन तुम्हारा भाग्य यही है कि तुम यहीं पे मरने वाले हो। और वो दोनों वहाँ पे उस बंदे को उसकी बाउंड्री दिखाते हैं। अब इससे हाओ को समझ में आ जाता है कि ये दोनों यहाँ पे उसके पीछे नहीं है, बल्कि इस बंदे के पीछे है जिसकी मुंडी के ऊपर बाउंड्री लगी हुई है। वो बंदा अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है और हाओ से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन उसी टाइम पे साइड से कुछ जंजीरें आती हैं जो उसके पैरों को बांध लेती हैं। अब ये घोस्ट स्टेप का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और उसी टाइम पे वो दोनों बंदे अपनी ब्लेड्स के साथ इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो फिर हाओ आगे बनता है और हीरो की तरह उन दोनों की ब्लेड्स को रोक लेता है और उनसे कहता है कि अगर तुम्हें इसे मारना ही था तो फिर मुझे क्यों बुलाया भाई। और हाओ सोचता है कि इसके पास अच्छा दिल है, इसे बचाना तो जाहिर है अच्छी बात होगी। इसके बाद वो उन दोनों को पीछे खदेड़ देता है। तो वो दोनों हाओ से कहते हैं कि तुम बस यहाँ पे आके बॉडी काउंट ही बढ़ाओगे, साला लाशें उठाने में मुझे ऐसे ही आलस आता है और तुम और बॉडी बढ़ाए जा रहे हो। हीरो बनना ही है तो फिर अपने घर में बनो ना, यहाँ पे क्यों उंगली कर रहे हो। जिसके बाद वो दोनों अपनी ब्लेड्स के साथ ही हाओ के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब उस बंदे को हाओ की चिंता हो रही थी क्योंकि ये दोनों हाओ से ज्यादा शक्तिशाली थे और 2 स्टेज पे ज्यादा पर ये लंबे थे। हालांकि हाओ के पास उसकी ब्लड लाइन जो है वो आसानी के साथ उन दोनों को कट करते हुए पार निकल जाता है और उन्हें मार देता है, जिससे वो बंदा भी हैरान हो जाता है कि ये कैसे मुमकिन है। हालांकि हाओ को तो पता ही है ये सब उसकी ब्लड लाइन का कमियल है। अब उसी टाइम पे हाओ की नजर साइड में खड़ी हुई लड़की के ऊपर पड़ती है तो वो आगे से घबराते हुए कहती है कि मुझे मत मारना। तो हाओ उसके पास जाता है और उसे कहता है कोई बात नहीं है, किलर बन चुका है। उसी टाइम पे वो लड़की अपने पास से खंजर बाहर निकालती है और वो डायरेक्ट हाओ के सीने के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे हाओ घायल होकर पीछे गिर जाता है। साले को समझ में नहीं आया कि औरतों के ऊपर भरोसा ना के बराबर ही करना ज्यादा बेहतर रहता है। खैर वो औरत हाओ से कहती है कि तुमने मेरे 2 साथियों को मार दिया, तुम सच में कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो। हाओ को समझ में आ जाता है कि इस लड़की की कल्टीवेशन कंडेंसेशन की 4th 6th रियलम पे है। इसके बाद ये भी घोस्ट स्टेप का इस्तेमाल करते हुए हाओ के ऊपर अटैक कर देती है। तो वो बंदा हाओ से कहता है कि भागो वहां से, लेकिन ये लड़की तो दुश्मनों की तरह हाओ के पीछे ही पड़ चुकी थी और हाओ के ऊपर धबाधब घूसे मार मार के उसकी हालत खराब कर देती है। हाओ को स्वर्ग दिखाई देने ही लगता है कि ये सोचते हुए कि अब मैं मरने वाला हूँ। और उसी टाइम पे वो लड़की हाओ को मारने के लिए आगे बढ़ी रही थी कि अचानक से हाओ को महसूस होता है कि अब उसे ड्रैगन
ड्रैगन ब्लड लाइन की जो एबिलिटी, स्किल्स थी और टेक्निक्स थी वो मिलने लगी हैं। वहीं पर वो चाकू उसकी मुंडे के पास आके रुक चुका था क्योंकि इसके पास गोल्डन बॉडी जो है, जिसके बाद ये आगे से ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की के मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है जो उसके ड्रैगन को तोड़ते हुए सीधा जाके उसके मुंह के ऊपर पड़ता है, जिससे वहां पे तगड़ा ब्लास्ट होता है और ये लड़की खसकते हुए एक चट्टान से जा टकराती है और वहीं पे मर जाती है। वहीं पे ये बंदा आगे से हैरान होकर कहता है कि इसने सच में एक ऐसे बंदे को मार दिया जो कि कंडेंसेशन की 6th लेवल पे था। हालांकि हाउ की किस्मत अच्छी थी कि उसे सही टाइम पे 9 टन्स ऑफ ड्रैगन टेक्निक मिल गई, नहीं तो वो यहाँ पे मारा जाता। साले प्लॉट है ऑथर का, अगर किस्मत अच्छी होती तो मैं यहाँ पे बैठा रिकॉर्डिंग ना कर रहा होता, मस्त एंजॉय कर रहा होता। खैर अब इसे प्रोग्रेस के साइन दिखने लगे थे तो ये काफी ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद हाउ आगे बढ़ता है और वो उस बंदे को आजाद करके अपना नकली नाम उसे बताता है जो होता है हाउलू, यानी कि नाम को आगे पीछे कर दिया। हाउलू वैसे ठीक है बोलने में, यही बोलता हूँ। वो लड़का भी अपना नाम आगे से गुकन बताता है जिसको हम लोग केन कहेंगे, और इसको भी इसके फैमिली वालों ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया है और इसकी मुंडे के ऊपर बॉन्डी चिपका दी है, जैसे हाउ इसे कोई जाना पहचाना सा कनेक्शन फील होता है। खैर ये दोनों ही यहाँ से जुआन जियान सेक्ट की तरफ आगे बढ़ रहे थे ताकि ये लोग आगे जाके एडमिशन ले सके, जिसके लिए ये दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं, ये कहते हुए आई एम बिलीव इन यू। भाई मत कर भरोसा, दुनिया के ऊपर किसी के ऊपर भरोसा मत करो, घर वालों के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे पैसों से ही तुम्हें कोई चीज खरीदने नहीं देते। अब इसके बाद वो लोग रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच जाते हैं तो सेक्ट वाले उनसे कहते हैं कि पहले तुम्हारी क्वालिफिकेशन टेस्ट होगी। अब इसके बाद हम लोग हाउ को देखते हैं जो अपने कमरे से बाहर निकलता है तो सामने से केन भी बाहर निकलता है और वो आगे से बताता है कि मेरे पास 7 मेरिडियंस हैं तो मैंने सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पर रैंक किया है। तो हाउ आगे से बताता है कि मैंने लोएस्ट रैंक पे रैंक हासिल की है क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 ही वेन्स हैं, यानी कि मेरिडियंस। तो केन उससे कहता है कि 3 के साथ भी तुमने 3 की बीन बजा दी। हाउ आगे से कहता है कि वो तो बस करिश्मा था और मन के अंदर सोचता है कि उसके पास ड्रैगन ब्लडलाइन की इनहेरिटेंस है और इसे दूसरे के बारे में ना ही बताया जाए तो ही बेहतर रहेगा। अब अगले टेस्ट के लिए उन्हें चट्टान के ऊपर लेके जाया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि यहाँ पे कैंडिडेट 6000 लोगों हैं, लेकिन इन लोगों के सामने पत्थर के कुछ प्लेटफॉर्म है जो कि 1000 ही हैं। इसलिए जो भी उनमें से इन पत्थरों के ऊपर आखिर तक टिका रहेगा 1 घंटे के अंदर वही आगे जाएगा और 6000 में से सिर्फ 1000 लोग आगे जा पाएंगे। इसीलिए कंपटीशन यहाँ पे कुछ ज्यादा ही तगड़ा था, लेकिन इंडिया के जेईई मेन से ज्यादा हार्ड नहीं। अब इसके बाद वहाँ पे टेस्ट शुरू हो जाता है तो सभी लोग भागते हुए अपना अपना प्लेटफॉर्म चुन लेते हैं और जैसे ही कोई बंदा प्लेटफॉर्म के ऊपर लैंड होता तो दूसरा उसके ऊपर अटैक कर देता है, ये कहते हुए कि ये मेरा माल है। केन के ऊपर भी कुछ लोग अटैक करते हैं, हालांकि केन उन्हें मारपीट के नीचे फेंक देता है और इन लोगों को इसी तरीके से 1 घंटे तक इन्हीं तरीके के लोगों को पीछे धकेलना पड़ेगा और अपनी जगह को होल्ड करके रखना पड़ेगा। अब अगला सीन डायरेक्ट 1 घंटे के बाद का होता है और हम लोग देखते हैं कि केन पूरी तरीके से थक चुका था और इसने टोटल यहाँ पे 7 लोगों से लड़ाई की थी। जिसके बाद वो हाउलू की तरफ देखता है तो उसकी आंखें ही बाहर आ जाते हैं क्योंकि उसने अभी तक यहाँ पे पता नहीं कितने सारे लोगों को हरा दिया था। बेसिकली यहाँ पे वही वाला रूल होता है, अगर तुम कमजोर हो तो फिर तुम्हें हराना इजी है और हाउलू तो सबसे लो रैंक पे था और हाउलू ने यहाँ पे टोटल 50 लोगों को हराया है। अब उसी टाइम पे वहाँ पे एग्जामिनर आता है और उन लोगों से कहता है कि जितने लोग यहाँ पे आए हैं उनमें से 1000 बचे हैं, लेकिन अब उन लोगों का अगला टेस्ट शुरू होगा और वो होगा फ्लेम बॉडी टेम्परिंग, यानी कि अब इनके नीचे से आग की ज्वाला फेंकी जाएगी और उन लोगों को उसे सहन करना पड़ेगा। 1000 दे तो फिर 500 एलिमिनेट होंगे और 500 आगे जाएंगे। अब उसी टाइम पे नीचे से आग की ज्वाला आती है तो इनकी फटके 4 होने लगती है क्योंकि प्रेशर काफी ज्यादा था, कुछ तो बेचारे नीचे ही गिर जाते हैं। हालांकि केन वहीं पे बैठ के कॉन्सेंट्रेट करता है और खुद को मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो हाउले की तरफ देखता है तो वो बड़े आराम से बैठा हुआ वहाँ पे जमाई लेने की कोशिश कर रहा था और केन अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ सभी की फटी पड़ी है, सब चिल्ला रहे हैं, ये तो मस्त सो रहा है। इसी तरीके से ये दोनों इस टेस्ट को भी पास कर लाते हैं और बाकी बचे हुए वो भी पास कर जाते हैं और मुझे बताने की तो जरूरत है नहीं कि हाउ ये सब कारनामे कैसे कर रहा है। गोल्डन ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी और हाउ इसी तरीके से मिस्टिक शॉर्ट सेक्ट के अंदर एंटर हो जाता है, जिसके बाद हम लोग मिस्टिक शॉर्ट सेक्ट फ्लाइंग व्हीकल को देखते हैं जिसके ऊपर हाउ चढ़ा हुआ था और इन्हें आगे के मिशन के लिए ले जाया जा रहा था। अब यहाँ पे तुम लोगों को इनर और आउटर डिसेपल के बारे में पता होगा, इसलिए जिन लोगों को इनर डिसेपल के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया गया था उन्हें आउटर डिसेपल एरिया के अंदर छोड़ दिया जाता है। हालांकि एग्जामिनर इन्हें बताता है कि निराश होने की जरूरत नहीं है, कुछ ही महीनों बाद यहाँ पे कुछ असाइनमेंट होंगे, अगर तुम उन्हें पूरा कर लेते हो तो फिर तुम्हें मौका मिलेगा इनर डिसेपल बनने का। और इनर और आउटर डिसेपल के बीच में अंतर बताने की जरूरत नहीं है, इनर डिसेपल्स को भर भर के रिसोर्स दिए जाएंगे और आउटर डिसेपल भीख मांगेंगे या फिर खुद से जुगाड़ करेंगे, बस इतना ही। इसीलिए हाउ को इनर डिसेपल के अंदर एंटर करना ही पड़ेगा और उसे भर भर के रिसोर्स जो लेने हैं। अब इसके अगले सीन में हम लोग हाउ को देखते हैं और इसे कंपटीशन को जीतने के लिए इसे एक पिल दी गई थी, कंडेंसेशन पिल, जो इसकी प्रोफाउंड ह्यूमन रेस को बढ़ा देगी और स्पिरिचुअल एनर्जी को ज्यादा बेहतर बनाएगी। जिसके बाद हाउ अपने रूम के अंदर जाता है तो फिर वहाँ पे
उसका रूममेट था, लेकिन वो काफी ज्यादा घबरा जाता है हाउ के ऐसा करने पे, और वो हाउ से कहता है कि हमारा एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है और मैं तुम्हें अपनी पिल नहीं दूंगा। हाउ इसे काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये अजीबोगरीब एक्टिंग क्यों कर रहा है। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि कोई उसके दरवाजे पे खटाखट धमके मार के उसे बाहर आने को कह रहा था, जिसके बाद जब वो बाहर निकलता है और उन लोगों से पूछता है कि क्या चल रहा है, तो एक स्टूडेंट उसे बताता है कि यहाँ पे वसूली भाई आए हैं वसूली करने के लिए। जो गिफ्ट उन्हें कल दिया गया था कंपटीशन को पास करने के लिए, वो पिल उनसे जबरदस्ती छीनी जा रही है सिक्योरिटी के तौर पे। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे हाउ का रूममेट ही था जो कि उसे धड़ाधड़ पी ले जा रहा था पिल के लिए, और उसे कहता है कि ये पिल हमें दे दे नहीं तो हम तेरी हड्डियां तोड़ देंगे। वैसे इसका नाम वो नैंग है, लेकिन हम इसे वसूली भाई ही कहते हैं। नहीं यार, ये लेजेंडरी कैरेक्टर की बेइज्जती कर देगा, ये भड़वा है। वहीं पे वो जब अपने कैरेक्टर को यानी कि अपने रूममेट को इस तरीके से मार खाते हुए देखता है तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। वहीं पे रूममेट की हिम्मत जवाब दे गई थी और वो पिल देने के लिए राजी हो जाता है। अब इसके बाद हाउ वुनंग से कहता है कि ये पिल हमसे छीनना रूल्स के अगेंस्ट है, जिसपे वुनंग आगे से कहता है रूल्स कद्दू पे। जिसके बाद 3-4 लोग हाउ को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे कहते हैं हीरो बनने का इरादा है क्या। तो हाउ आगे से कहता है क्योंकि यहाँ पे रूल्स कुछ ज्यादा ही बिखरे हुए हैं तो फिर उन्हें एकजुट करने की जरूरत है। तो वुनंग आगे से उसे ठेंगा दिखा रहा था तो वो उसका हाथ पकड़ता है और मरोड़ देता है। बेचारे का हाथ 4 बार मुड़ता है यानी कि टूट गया और वो आगे से चीखने लगता है। तो साइड से उसके चेले कहते हैं अटैक कर दो इसके ऊपर से, इसने हमारे सीनियर वुनंग के ऊपर अटैक किया है। इस पे हाउ आगे से कहता है कि उसे ने कहा था कि फाइटिंग अलाउड है, तो मैंने कुछ गलत किया है क्या। तो वो लोग सीधा हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हाउ आगे से ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल करता है और सामने से एक घूंसा मारता है तो वो वुनंग उड़ते हुए सीधा जाके घर के अंदर घुसता है और उसका हाथ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद वुनंग अपने चेलों से कहता है कि जाओ और जाके अटैक करो, तो वो सभी भागते हुए हाउ के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन हाउ ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए एक एक घूंसा सभी के ऊपर मारता है और उन दोनों की बुंड फाड़ देता है। यार मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हूँ बहुत ज्यादा और मुझसे भाई गाली ही निकल रही है, मैं उन्हें कट कर रहा हूँ बार बार। अब इसके बाद हाउ वुनंग से कहता है कि सभी लोगों को उनकी पिल वापस कर दो और अपनी पिल मुझे दो। जिसपे वुनंग उसे कहता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जिसके बाद वो पैर से एक चाकू जैसा निकालता है जो जूते के नीचे से निकलता है और वो के ऊपर स्नीक अटैक कर देता है, लेकिन वो उसके अटैक को जंप करके डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो उसकी टांग के ऊपर लात मारता है और उसकी टांग को तोड़ देता है। तो ये आगे से चीखना चिल्लाना शुरू। हाउ उसे कहता है कि अगर तूने इस बार पिल नहीं दी तो मैं तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा, फिर दोनों टांगे हाथों में लेके भीख मांगियो, ठेंगा भी नहीं मिलेगा। तो वो नहीं बाकी सभी लोगों की पिल देने के लिए राजी हो जाता है लेकिन अपनी नहीं, तो वो उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देता है। अब ये सच में भीख ही मांगेगा। खैर इसकी शक्ल देख के लगता तो नहीं है कि मैं भीख दूंगा, और वो उसे कहता है कि मैंने कहा अपनी के साथ साथ बाकी सभी लोगों की, तुम्हें क्यों लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जिसपे वो अब अपनी पिल भी साथ ही में देता है और उसे कहता है कि अगर ये काम पहले कर लिया होता तो इसकी तरह हाथों पे चलना न पड़ता जैसे ये चल रहा है। जिसके बाद वो उन सभी लोगों को उनकी पिल वापस कर देता है। वहीं पे उसका रूममेट साइड से देखते हुए कहता है कि ये नया बंदा हाउ तो काफी ज्यादा शक्तिशाली है और वहीं पे ये कीचड़ की तरह कमजोर। वहीं पे रूममेट का सपना भी ताकतवर बनना है ताकि ये अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके, इसीलिए फैसला करता है कि अब ये और ज्यादा कमजोर नहीं होगा। जिसके बाद ये हाउ के पास जाता है और खुद का नाम बताते इंट्रोड्यूस करवाता है जो कि होता है जीमो, और ये आगे से हाउ से माफी भी मांगता है शुरुआत में गंदा बर्ताव करने के लिए, और उसे बताता है कि ये काफी ज्यादा हम्बल यानी कि नॉर्मल या फिर गरीब बैकग्राउंड से आता है, तो इसके लिए वो पिल काफी ज्यादा कीमती थी और इसे ये लगा कि हाउ इसे चुराने के लिए आया है। तो हाउ उसे कहता है कोई बात नहीं है, अब से हम दोनों भाइयां हैं, तो अब से तुम्हार दिक्कत हमार दिक्कत बा। अब इसके बाद हम लोग ऑर्डर डिसाइपल एनफोर्समेंट हॉल को देखते हैं जहाँ पे वो अपने मालिक के पास आया था दुम हिलाते हुए, ये बताते कि हमने जितने भी पिल्ले थी उन लोगों को हाउलो नाम के बंदे ने छीन लिया है और साथ ही में हमारी हजामत भी कर दी है। अब हम 1 महीने तक सही सलामत चलने वाले नहीं हैं। अब इसमें से इस मोटे वाले को छोड़ी दो, इस नाटे वाले को देखो जिसका नाम हुआंग होंग है और ये इनर डिसाइपल मेंबर है। और ये हुआंग फैसला करता है कि ये आगे आने वाले न्यू कमर एडवेंचर पे एक सीनियर के तौर पे उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आएगा जहाँ पे ये हाउ का नामो निशान खत्म कर देगा। इस पे ये लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और मुंडी मुंडी पटकने लगते हैं। अब इसके बाद अगला सीन 1 महीने के बाद का ही होता है और हम लोग हाउ को देखते हैं और ये भी अपनी कल्टीवेशन को ही बढ़ाया जा रहा था, कल्टीवेट करते करते अगले टेस्ट के लिए ताकि ये इनर डिसाइपल बन सके। और जो पिल इसे मिली थी उसकी मदद से ये काफी आसानी के साथ 3rd लेवल पे, हाँ भाई बोलने में मुश्किल हो रहा है यार, कंडेंसेशन की लेवल की 3rd लेवल पे आ चुका था। अब इसके बाद ये अपनी पावर को ट्राई करने के लिए एक बड़ी सी चट्टान के पास आता है और उसके ऊपर ड्रैगन फिस्ट ट्राई करता है। जैसे ही मुक्का सीधा चट्टान के ऊपर पड़ता है तो चट्टान के चूरा बन जाता है और सामने की तरफ साफ मैदान हो जाता है। अब ये काफी ज्यादा पावरफुल पावर थी उसके लेवल के हिसाब से, और अगर ये इसका इस्तेमाल लगातार करता भी है तो फिर इसकी एनर्जी खत्म नहीं होगी। अब ये आसानी के साथ इनर डिसाइपल बन सकता था। अब अगले दिन ही इन लोगों को असाइनमेंट के लिए ले जाया जाता है, लेकिन जब वहाँ पे चढ़ने की कोशिश करता है तो फिर वहाँ पे पहले ही वो दोनों इनर
डिसेपल आ जाते हैं, जिनमें से पहला तो हुआंग था और वो हाउ से कहता है कि मैं तुम्हारी टीम का कैप्टन हूँ और मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारी ट्रेनिंग को सही सलामत वापस लेके आना, इसलिए अब से तुम मेरा कहना मानोगे और मेरे साथ चलोगे। हाउ को समझ में आ जाता है कि इन दिनों को पिछवाड़े में खुजली हो रही है, इसलिए ये ज्यादा उसके पास आए हैं, लेकिन वो अभी के लिए इस बात को इग्नोर करता है। जिसके बाद इनकी शिप उड़ते हुए फॉरबिडन एरिया के अंदर आ जाती है और यहाँ पे कई सारे खतरनाक बीस्ट हैं और न्यू कमर्स के लिए ये जगह तो सबसे खतरनाक ही थी, लेकिन इनमें से हर किसी को और यहाँ के बीस्टों का शिकार करना है और इन्हें बीस्ट क्रिस्टल लेके आना है जो 3 टायर का तो होना ही चाहिए। इसके बाद ये लोग इन्हें डिसेपल के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे और इन लोगों के पास टोटल 5 दिन है। 5 दिनों के अंदर इन लोगों को यहाँ पे वो क्रिस्टल लेके आना है, नहीं तो ये लोग यहाँ से फुर हो जाएंगे और ये लोग फॉरबिडन एरिया के अंदर ही फंसे रहेंगे। हालांकि जब सभी लोग क्रिस्टल लेने के लिए जा रहे थे तो हुआंग हाउ से कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगे और हम लोग बाकियों से अलग होंगे क्योंकि तुम्हारे लेवल काफी ज्यादा कम है। हाउ को इसमें भी दाल में कुछ तो काला लगता है, लेकिन वो अभी कुछ कर नहीं सकता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये लोग वो नेंग के ही मालिक हैं जो यहाँ पे उसे परेशान करने के लिए आए हैं। अब इसके बाद वो लोग और ज्यादा गहरी जगह के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे आता जाता कोई नहीं है और हाउ को महसूस हो जाता है कि वो जैसे जैसे अंदर जाता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे हाई लेवल के बीस्ट पनपते जाएंगे। धीरे धीरे करके वो लोग बहुत ज्यादा हाई लेवल के हो जाएंगे जो कि इंसानों को एक झटके के अंदर चीर फाड़ सकते हैं और यहाँ पे इनकी रैंक काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जैसे कि 10th रैंक का एक बीस्ट जिसको इंसानों का ह्यूमन गॉड रियलम का बंदा ही उसे निपटा सकता था। हालांकि इन लोगों को बस 3rd रैंक के एक बीस्ट को ही मारना था और क्रिस्टल लेके आने थे बस, लेकिन ये लोग जैसे जैसे अंदर जाते जा रहे थे वैसे वैसे रैंक बढ़ती जा रही थी। इसलिए हाउ उन लोगों से कहता है कि मालिक हम लोगों को सिर्फ 3rd रैंक का एक बीस्ट ही मारना है, इतना गहराई में जाने से हमारी ही कब्र खुदेगी। जिसपे ये दोनों आगे से अपना गरीब सा चेहरा दिखाते हुए कहते हैं कि वैसे भी हम यहाँ पे तुम्हें मारने के लिए ही आए हैं क्योंकि यहाँ पे कोई आता जाता नहीं। हाउ उन लोगों से कहता है कि अच्छा तुम लोग वो रैंक के कुत्ते हो इसलिए यहाँ पे आए हो। जिसपे ये लोग अपने बारे में बता देते हैं, जिसके बाद मोटा वाला बंदा हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है तो हाउ आगे से कहता है कि तुम मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगे। इसके बाद वो हाथों के अंदर ड्रैगन फिस्ट को रिलीज करता है और वहीं पे मोटा वाला बंदा हाउ के ऊपर जब अपनी शॉट से अटैक करता है तो हाउ उसकी शॉट के ऊपर अपना पंच मारता है तो शॉट टुकड़ों में बिखरती चली जाती है और मुक्का सीधा उसके मुंह के ऊपर लगता है। इससे वहाँ पे तगड़ी फोर्स रिलीज होती है जो काफी दूर तक जाती है, पूरा इलाका हिल जाता है और साथ ही में उस बंदे की चटनी बन जाती है। अब ये मानवा आर्टिस्ट नशा करते हैं क्या, साला इम्पैक्ट दिखाते हैं 1000 गुना और रिजल्ट होता है सिर्फ एक बराबर। इतना बड़ा धमाका किया और ये सिर्फ पेड़ ही तोड़ पाया, साले को जमीन में घुसा देते और इसका मुंह कुछ नहीं फटा। ये तो साला सुतली बम जैसा हुआ। बताते हैं इलाका धुआं धुआं कर देंगे, जब फोड़ो तो सिर्फ धुआं निकलता है। वैसे ये भाई साहब मर चुके थे तो फिर हुआंग की आंखें बाहर आ जाती हैं कि इतनी आसानी के साथ उसने इस बंदे को हरा दिया जो कंडेंसेशन स्टेज के 6th लेवल पे था। हालांकि हाउ तुरंत वहां से कटक लेता है क्योंकि उसे पता था कि वो आसानी के साथ कंडेंसेशन वाले बंदों को तो निपटा सकता है, लेकिन हुआंग वहां पे ट्रू की रियलम पे था जो उसे आसानी के साथ मसल सकता है, तो वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन हुआंग अपनी स्वॉर्ड लेके हाउ के पीछे पड़ जाता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है तो हाउ इधर उधर जंप करते हुए खुद को बचाने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो हाथों में ड्रैगन फिस्ट को रिलीज करता है और खुदे के ऊपर हमला कर लेता है। इससे वो घायल हो जाता है, जिसके बाद वो और भी तेजी से भागने लगता है तो हुआंग उसके ऊपर हंसता है, क्या तुम सुसाइड करने की कोशिश कर रहे थे? अब इसका कोई भी फायदा नहीं है, हम लोग इतना गहराई में आ चुके हैं और जितना तुम गहराई में जाते जाओगे उतना ज्यादा खुद से ही मरोगे। हाउ से कहता है कि मैं तुम्हारे हाथों से मरने से अच्छा तो मैं अंदर जाके किसी जानवर के पेट के अंदर जाके मर जाऊं। हालांकि वो ये जब कुछ बोल ही रहा था उसी टाइम पे वहाँ पे एक बड़ा पाइथन आता है जो कि हाउ को डायरेक्ट निगल जाता है और सीधा हाउ उसके पेट के अंदर जाके गिरता है। अब इसे हुआंग खुश, क्योंकि जो वो काम यहाँ पे करने के लिए आया था वो तो एक चूहे ने कर दिया, अब उसका इल्जाम भी उसके ऊपर नहीं आएगा। जिसके बाद वो तुरंत वहाँ से सीधा शिप के लिए निकल लेता है। अब इसी बीच हम उस पाइथन को देखते हैं जो कि बड़े आराम से जाते हुए जा रहा था, लेकिन हम लोग हाउ को देखते हैं जो उसके पेट के अंदर अभी तक जिंदा था। हाउ ने यहाँ पे आने से पहले काफी ज्यादा रिसर्च की थी फॉरबिडन एरिया को लेके और उसने यहाँ पे पढ़ा था कि यहाँ पे जो हुआयन पाइथन होता है वो काफी ज्यादा ब्लड की स्मेल से अट्रैक्ट होता है और वो वहाँ पे भागते हुए चला आता है। इसीलिए हाउ ने खुद के ऊपर अटैक किया था खुद के ब्लड को बाहर निकालने के लिए। बुक के अंदर ये भी लिखा हुआ था कि जब पाइथन तुम्हें निगल लेगा, जब तक तुम उसके पेट तक पास नहीं पहुंचोगे तब तक तुम्हारे ऊपर एसिड का असर नहीं होगा। इसीलिए हाउ को यहाँ से तुरंत बाहर निकलना पड़ेगा इससे पहले कि एसिड उसके पास आ जाए और ये पिघल के ही पीला जाए। और इसने हुआंग का भी काफी लंबा वाला काट दिया है ये दिखा के कि ये मारा गया है। अब इसके बाद हाउ अपने पास से अपनी शॉट को बाहर निकालता है और जैसा कि तुम्हें पता ही है कि शरीर अंदर से काफी ज्यादा मुलायम और नाजुक होता है, तो हाउ अपनी शॉट को सीधा उसके पेट के अंदर घुसा देता है, जिससे वो काफी जोरों से चिल्लाने लगता है और तड़पने लगता है। और हाउ ने ऐसा कई बार किया था, जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो सांप मारा गया था और हाउ उसकी बॉडी को चीरते हुए बाहर निकल आता है। हाउ पाइथन की बॉडी से सही सलामत बाहर निकल आया था और उसके हाथों में उसका क्रिस्टल भी लग चुका था जो 4th रैंक का क्रिस्टल है। इसके बाद वो इधर उधर ढूंढने लगता है इसकी बॉडी को छुपाने के लिए, क्योंकि इसकी बॉडी पे कई सारे रिसोर्स
दे सकती थी। हालांकि उसी टाइम पे हाउ को एक साइड से महक आती है जो कि किसी केव के अंदर से आ रही थी और हाउ को पता भी चल जाता है कि ये केव इस पाइथन की ही है। हालांकि उसी टाइम पे वहाँ पे कई सारे एप्स आते हैं और वो डायरेक्ट हाउ के ऊपर अटैक कर देते हैं। हालांकि ये एप 3rd रैंक के होते हैं, लेकिन ये ज्यादातर ग्रुप के अंदर ट्रेवल करते हैं और झुंड के अंदर इनकी तादाद और ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए हाउ तेजी से वहां से केव की तरफ भागने लगता है ताकि वो इन सभी एप्स को अवॉइड कर सके और उसे लड़ना न पड़े। लेकिन जब वो केव के पास पहुंचने ही वाला था उसी टाइम पे एक एप हाउ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हाउ एंड मौके पे उस केव के अंदर चला जाता है। लेकिन अंदर जाने के बाद वो दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था, अब इसे दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हालांकि मुसीबतें खत्म नहीं होती हैं क्योंकि नीचे की जो जमीन थी वो एक झटके में टूट जाती है और हाउ नीचे जाके गिरता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो आसपास बहुत सारी इंसानियों की हड्डियां पड़ी हुई थी, जिनको देख के वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और इधर उधर भागने लगता है। लेकिन जब वो अपने आसपास देखता है तो फिर वहाँ पे हड्डियों का पूरा बाजार लगा हुआ था, जिधर देखो उधर हड्डियां ही हड्डियां पड़ी हुई थी। असल में ये जगह एक बैटलफील्ड हुआ करती थी और इस बैटलफील्ड का नाम था याओगुवांग होली लैंड। ऐसा कहा जाता है कि एशियन टाइम्स में यहाँ पे 7 होली लैंड हुआ करते थे और ये सातों ही काफी ज्यादा पावरफुल फोर्सेस और डेवलपमेंट में रहा करते थे। और उस टाइम पे होली लैंड काफी ज्यादा पावरफुल अकेले ही हुआ करते थे और उस टाइम पे मार्शल आर्ट्स के लिए ये गोल्डन एज हुआ करती थी। हालांकि इसके अलावा कुछ समय बाद इन होली लैंड्स के अंदर बहुत बड़ी तादाद में नरसंहार होने लगा और सातों के सातों होली लैंड तबाह हो गए और अभी के टाइम के लिए ये सातों होली लैंड एक बहुत ही ज्यादा डेथली फॉरबिडन एरिया के अंदर बदल चुके हैं, जहाँ पे कई सारे ताकतवर और खतरनाक बीस्ट रहते हैं। हालांकि ये फॉरबिडन एरियाज काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पे कई सारे दुनिया को हिला देने वाली लेगेसीज भी हैं जिनको डिस्कवर करना बाकी है। हालांकि हाउ अभी के लिए लेगेसी पे ध्यान नहीं देता है, सिर्फ वो यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। लेकिन जब वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था तो फिर उसे पता चलता है कि यहाँ पे कई सारे अर्थ वेन स्पिरिचुअल स्टोन्स हैं और ये काफी ज्यादा रेयर होते हैं, यहाँ तक कि क्रिस्टल बीट्स से भी ज्यादा रेयर, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा प्योर नेचुरल एनर्जी होती है जो कि कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा होती है और इनकी कीमत हजारों गोल्ड से भी ज्यादा होती है। और ये अर्थ वेन स्टोन ना कि कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं बल्कि इनका एल्केमी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है वेपन्स को बनाने के लिए, यहाँ तक कि 4 रियलम के मार्शल आर्टिस्ट इसके लिए जान भी ले सकते हैं। लेकिन हाउ के पास अभी यहाँ पे कोई भी स्पेशल ट्रेजर नहीं है यानी कि स्पेस वाला, तो वो इन सभी को अपने साथ लेके ही नहीं जा सकता है, तो वो सिर्फ बाहर जाने के लिए ही रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है और तभी उसे एक साइड से रोशनी आती हुई दिखाई देती है और जब वो वहाँ पे जाता है तो वो एक अलग ही कमरा था जहाँ पे क्रिस्टल्स के अंदर कई सारे लोगों की बॉडी रखी हुई थी या फिर इन्हें प्रिजर्व करके रखा गया था, जिससे हाउ को समझ में आ जाता है कि ये किसी ओरिजिनल होली लैंड की कब्र है। हाउ जब आगे बढ़ता है तो फिर उसे बीच सेंटर के अंदर एक लड़की की बॉडी दिखाई देती है और वो भी क्रिस्टल के अंदर प्रिजर्व थी। हालांकि हाउ को ये काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है और वो आगे से कहता है कि ये तो फॉलन सेलेस्टियल बीइंग है। हाउ को साइड में ही एक अजीब सी चीज दिखाई देती है और जब वो उसे देखता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये एक याओगुवांग होली लैंड का पीछे छोड़ा गया कोई चीज है जो कि एक मिरर की तरह दिख रहा था। लेकिन हाउ उसे जैसे ही छूता है तो वो मिरर उसे अपने अंदर सक कर लेता है। हाउ जब उस मिरर के अंदर जाता है तो ये एक तरह का स्पेस आर्टिफैक्ट ही था जो अपने अंदर एक अलग दुनिया रखता है और वो हाउ से कहता है कि हजारों साल हो चुके हैं, आखिरकार कोई तो इसे ढूंढ पाया। हाउ से पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो लड़की आगे से बताती है कि हम अभी आली में ही तो मिले थे। जिसके बाद वही लड़की बाहर आती है जो अभी तक क्रिस्टल के अंदर प्रिजर्व थी। वो लड़की हाउ को बताती है जब कैलामिटी उन लोगों के ऊपर गिरी तो उन्हें ऐसा लगा कि उनकी लेगेसी एक झटके के अंदर गायब हो जाएगी और इस लड़की का भी गुवांग होली लैंड भी इसी तरीके से बर्बाद हो गया। हालांकि इसने ये प्लान बना लिया था कि ये खुद को प्रिजर्व कर लेगी इसके क्लैन के साथ में, लेकिन इतने सालों के बाद अभी तक कोई भी नहीं आया था तो फिर इसे लगने लगा कि इसकी लेगेसी खराब ही हो जाएगी। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि हाउ आके उसे टकरा जाएगा। वो लड़की हाउ से कहती है कि ये किस्मत ही होगी कि हम आपस में टकरा गए, इसलिए मैं तुम्हारे पास याओगुवांग होली लैंड मिरर को कंट्रोल करने की टेक्निक दे रही हूँ और साथ ही में हमारे गुवांग बैटल की टेक्निक भी। जिसके बाद वो इन सभी टेक्निक्स को हाउ को देने लगती है तो इतनी सारी नॉलेज एक बार में जाने से काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। हालांकि हाउ उसे धीरे धीरे करके समझने लगा था। हालांकि एक साथ इतनी भारी मात्रा में नॉलेज को लेने की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन उसे बाद में पता चल जाता है कि ये याओगुवांग होली मिरर सिर्फ एक 7 ग्रेट आर्टिफैक्ट्स में से एक है और जो कि हाउ के कंट्रोल में आ चुका है। ये स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा कर सकता है और साथ ही में इसके अंदर कल्टीवेट करने से ये एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है। साथ ही में हाउ के पास अब याओगुवांग बैटल की टेक्निक भी थी। ये बैटल की टेक्निक
हर लेयर को डबल कर देती है, जिससे कॉम्बैट स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और जब ये पूरी तरीके से परफेक्ट होने वाली होती है तब ये काफी ज्यादा हाई एनर्जी को कंजर्व करने लगती है। हालांकि हाउ इसे अभी के लिए एक्टिवेट नहीं कर सकता है क्योंकि इतनी एनर्जी बेचारे के पास है ही नहीं, ये तुरंत ही मारा जाएगा। लेकिन अगर हाउ यहाँ पे जो स्टोन पड़े हुए हैं जिनके बारे में पहले बताया था, अगर वो उन्हें इस्तेमाल करे तो वो इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। और ये जो मल्टीपल इफेक्ट होंगे याओ गुआंग बैटल की टेक्निक के, इनका रिलेशन मिरर के ऊपर लगे हुए जेम स्टोन से है। इस मिरर के ऊपर टोटल 9 जेम स्टोन लगेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इसके ऊपर एक ही है जो कि हाउ की सिर्फ कॉम्बैट स्ट्रेंथ को ही डबल कर पाएगा। इसीलिए हाउ को अगर इसके इफेक्ट की मल्टीप्लाई बढ़ाना है तो फिर उसे आगे के जेम स्टोन्स को भी ढूंढना पड़ेगा और उन्हें ठीक करना पड़ेगा। अभी के लिए हाउ यहाँ पे सिर्फ गुआंग मिरर को कंट्रोल कर सकता है, जो कि काफी पावरफुल स्पेशल आर्टिफैक्ट है, यानी स्पेस वाला। यह आगे बढ़ता है और उस लड़की को शुक्रिया कहता है, ये कहते हुए कि वो इस चीज को कभी भी नहीं भूलेगा। हालांकि वो लड़की उसे कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, फ्यूचर में बस तुम्हें इस चीज को अभी के लिए छुपा के ही रखना है, मैं तुम्हें बाहर दिखा देती हूँ जहाँ से ये तुम बाहर निकल पाओगे। हाउ मन के अंदर यही सोचता है कि ऐसी लेगेसी को पाना और ऐसे पावरफुल एशियंट एरा का किसी पर्सन के उसके साथ होना ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी ही हो सकती है। इसके बाद वो फेयरवेल करके वहाँ से निकल जाता है। हालांकि इस लड़की के एक्सप्रेशन कुछ ठीक इरादे नहीं दिखा रहे हैं। अब इसके बाद हाउ जैसे ही बाहर आता है तो वो सबसे पहले जो भी स्पिरिचुअल स्टोन थे उन सभी को पकड़ता है और एक एक करके मिरर के अंदर डालने लगता है। वो उन सभी स्पिरिचुअल स्टोन को उठाते जाता है और मिरर के अंदर डाल देता है। पूरी तरीके से ये अब माइन हो रखा था। 1 घंटे के अंदर उसने पूरी जगह ही साफ कर दी थी और सारा स्पिरिचुअल स्टोन उसने मिरर के वर्ल्ड के अंदर डाल दिया था। और अभी के लिए हाउ यहाँ पे अंबानी से कम नहीं है अगर वो इन सभी स्पिरिचुअल स्टोन को बेच देता है तो। इसके बाद अगला सीन 4 दिनों के बाद का होता है और जब हाउ उस गुफा से बाहर निकलता है तो वो एप्स वहाँ पे आ जाते हैं जो कि उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके ऊपर चिल्ला के उसे डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हाउ वहाँ से हिलता तक नहीं है। जिससे वो आपस में ही बात करते हुए कहते हैं कि ये साला डरता काहे नहीं। हाउ उन लोगों से कहता है कि तुम यही सोच रहे होगे ना कि मैं डर क्यों नहीं रहा और भाग क्यों नहीं रहा, क्योंकि पहले अपन शिकार था लेकिन अभी के लिए अपन शिकारी है। जिसपे वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं साले, जिसके बाद वो डायरेक्ट हाउ के ऊपर अटैक कर देते हैं। हालांकि हाउ वहाँ पे ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल करता है और साथ ही में याओ गुआंग बैटल की टेक्निक का भी। इसके साथ ही वो एक जोरदार पंच मारता है और एक झटके के अंदर ही वो सभी एप्स हार जाते हैं और दूर जाके गिरते हैं। ये पावर महसूस करके हाउ को बुरा तो लगा था, लेकिन ये दिल तोड़ने वाला भी एहसास था, क्योंकि हाउ ने यहाँ पे जो बैटल की टेक्निक इस्तेमाल की थी उसके लिए उसे काफी सारे स्टोन्स की बलि देनी पड़ी थी, जिनकी कीमत 10,000 गोल्ड कॉइन से भी ज्यादा थी। लेकिन हाउ को इस चीज में मजा आ रहा था। जिसके बाद वो फिर से ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए उन सभी एप्स के पीछे भागने लगता है, तो वो बेचारे खून बचाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन हाउ उन लोगों के ऊपर मारते मारते उनकी तबाही मचा देता है और उन सभी को हरा देता है और साथ ही में वो उन लोगों की क्रिस्टल्स को भी बाहर निकाल लेता है। 1 लाख गोल्ड कॉइन के आसपास तो होगी ही, लेकिन ये अभी भी उन स्पिरिचुअल स्टोन्स के बराबर का हिस्सा नहीं था। लेकिन अभी के लिए हाउ को जो भी चीजें चाहिए थी असाइनमेंट को पूरा करने के लिए वो हो चुकी थी। तो अगला सीन डायरेक्ट शिप का ही होता है, जहाँ पे वो सभी लोग इकट्ठा हो रहे थे अपने अपने मिशन को पूरा करने के बाद। वहाँ पे हुआंग आगे से बताता है कि हमारे ऊपर एक पाइथन ने अटैक कर दिया था, जिसके चलते मेरा साथी और मेरा स्टूडेंट हाउ वहाँ पे मारा गया। इस पे सभी लोग आगे से अपना मुंह बनाने लगते हैं कि ये काफी ज्यादा बुरी बात हुई। एग्जामिनर भी आगे से कहता है कि ये सिर्फ फेट था। हालांकि उसी टाइम पे वहाँ पे हाउ आता है और वो आगे से कहता है कि किसने कहा भाई कि मैं वहाँ पे मारा गया हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वांगू से कहता है कि तुम्हें तो पाइथन ने निगल लिया था, तुम मरे कैसे नहीं। तो हाउ से कहता है तुम ही चाहते हो कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं अभी के लिए जिंदा हूँ। और वो हुआंग से कहता है कि मेरी ताकत अभी के लिए काफी कम है, अगर मैं तुम्हारे प्लॉट को एक्सपोज भी कर दूं तो भी इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं फ्यूचर में तुम्हें रीपे जरूर करूंगा। एग्जामिनर आगे से कहता है कि अंत भला तो सब कुछ भला। जिसके बाद वो उन लोगों से कहता है कि एग्जाम को जारी करते हैं, बताओ भाई तुम में से किस किस के पास क्रिस्टल है असाइनमेंट को पूरा करने के लिए। वहीं पे हुआंग मन के अंदर सोचता है कि इसके पास क्रिस्टल तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास टाइम ही नहीं था। अगर ये इनर डिसाइपल नहीं बनता है तो फिर मेरे पास काफी ज्यादा मौके रहेंगे इससे छुटकारा पाने के। लेकिन उसी टाइम पे हाउ वहाँ पे 3rd रैंक क्रिस्टल्स की भाई एक बोतली बाहर रखता है और आगे से कहता है कि मेरे पास 20 क्रिस्टल बॉल्स हैं, जिससे हुआंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और वो हाउ से कहता है कि तुम्हारी पावर तो काफी ज्यादा कम है, तुम्हें इतने सारे क्रिस्टल्स कहाँ से मिल गए। इस पे एग्जामिनर भी हाउ से पूछता है कि तुम्हारे पास तो पावर काफी ज्यादा कम है, तो फिर इतने सारे क्रिस्टल्स का आना काफी ज्यादा बड़ी बात है, तुमने चीटिंग तो नहीं की। जिसपे हाउ आगे से बता देता है कि मैंने चीटिंग थोड़ी ना की है, हमारे साथ जो ब्रदर गए थे हुआंग ली, उन लोगों ने सेक्रीफाइस कर दिया था, तभी मुझे इतने सारे क्रिस्टल मिल गए। उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस किया और मुझे भागने का मौका दिया, और उन्होंने जितने भी क्रिस्टल इकट्ठा किए थे वो सभी उन्होंने मुझे दे दिया, ताकि अगर वो मर जाए तो मैं इन सभी चीजों को संभाल के रख सकूं। और वो आगे से आंसू बहाते हुए कहता है कि मैं उनके सेक्रीफाइस को कभी भी नहीं भूलूंगा। और वो पुष्टि के लिए हुआंग से कहता है कि बात सही है या नहीं, जिसपे हुआंग को हाँ ही कहना था, वो झूठ थोड़ी ना कहेगा। इससे वो सभी लोग आगे से
रोने लगते हैं, ये कहते हुए कि इन क्रिस्टल्स की कहानी तो काफी ज्यादा हार्ट टचिंग है, मेरी तो किडनी दर्द करने लगी। तो फिर एक एग्जामिनर भी आओ को वहाँ पे हाओ को फुल नंबर देता है और उन्होंने असाइनमेंट के अंदर टॉप किया था। हालांकि ऑथर अभी हुआंग का पत्ता कट नहीं करना चाहता है, इसीलिए हुआंग आगे से बताता है कि सेक्ट के अंदर उसके अंकल एक एल्डर है, तो अगर हाओ यहाँ पे इनर डिसेबल भी बन जाता है तो भी वो फ्यूचर में उसके साथ बुरी तरीके से निपट लेगा। अब इसके बाद हम लोग हाओ को दोबारा मिस्टिक शॉर्ट सेक्ट के अंदर देखते हैं और वो जीमो से मिलने के लिए जा रहा था और उसी टाइम पे उसे सुनाई देता है कि कोई जीमो से कह रहा था कि तुम्हारा हाओ तो मारा गया होगा फॉरबिडन एरिया के अंदर। तो हम लोग देखते हैं कि वूनेंग अभी भी जीमो को बुली कर रहा था और इससे पिल मांग रहा था। साले अब तक तो उसने एब्जॉर्ब कर ली होगी, क्यों मांग रहा है उससे। हालांकि जीमो उसे कहता है कि वो अभी भी जिंदा होगा तो ये अपने पास से गुर्दा बाहर निकालने वाला चाकू निकाल लेता है ताकि गुर्दा बेच के आईफोन ले सके। हालांकि हाओ वूनेंग के हाथ को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं तो अभी तक जिंदा हूँ भाई, थोड़ा खर्चा पानी लेना चाहोगे। इसके बाद वो वूनेंग को उठा के सीधा पटक देता है और उसकी हड्डी पसली एक कर देता है, जिससे नंगे मुंह के अंदर से खून बाहर निकलता है। वो उसे कहता है कि इतना काफी नहीं होगा, थोड़ा सा और देना पड़ेगा। जिसके बाद वो उसके मुंह के ऊपर भी पंचेस की बरसात कर देता है, जिससे उसके दांत टूटे जाते हैं। इसके बाद वो वूनेंग के चेलों को भी खर्चा पानी देता है। जिसके बाद वो दोबारा वूनेंग के पास जाता है और उसे उठा उठा के उसी के चेलों के ऊपर पटकता है और इसी तरीके से वूनेंग की दूसरी किस्त भी पूरी हो जाती है खर्चा पानी की। जिसके बाद वो वहाँ से दुम दबाते हुए भाग जाते हैं। हाओ जिमो से कहता है कि तुम काफी ज्यादा कूल दिख रहे थे जब तुमने गिव अप नहीं किया। जिसपे जिमो उसे कहता है कि आप ही से ही तो सीखा है। वहीं पे वूनेंग ने अभी तक गिव अप नहीं किया था, भाई गिव अप कर दे, काहे को परेशान हो रहा है। इसके बाद अगला सीन 10 दिनों के बाद का होता है और हम लोग देखते हैं कि हाओ उसी मिरर के अंदर से बाहर निकलता है और इसने 10 दिनों तक लगातार मिरर के अंदर रह के वहाँ पे कल्टीवेशन को पूरा किया है और हाओ की कल्टीवेशन 4th लेवल पे पहुंच चुकी है और इसके पास अब 2 मेरिडियंस भी हो चुकी हैं। अब इसके बाद वहाँ पे जीमो आता है जो कि हाओ से कहता है कि तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया। इसके बाद वो उसे कहता है कि अब उसे इनर डिसाइपल के लिए चुन लिया गया है तो फिर उसे एक सेक्ट चूज करना पड़ेगा और वो हाओ से कहता है कि तुम टाई युआन पीक को चूज मत करना। हाओ में बताता है कि मिस्टिक शॉर्ट सेक्ट के अंदर जो इनर सेक्ट होता है वहाँ पे टोटल 4 पीक्स हैं और एक वैली है। चारों पीक के नाम बताए जाते हैं, फिजियांग पीक, हाओ युवे पीक, टायुन पीक, जुआनजियान पीक और आखिर में आती है एल्केमी डैन वैली। जो भी डिसेबल इनर सेक्ट को ज्वाइन करता है उसे इन्हीं पांचों फोर्स में से किसी एक को चूज करना पड़ता है। एल्केमी डैन वैली को छोड़ के जो कि एल्केमी के लिए ही स्पेशलाइज है तो ज्यादातर डिसेबल तीन पीक्स के अंदर ही जाते हैं और वो लोग टाई युआन पीक को छोड़ देते हैं। हालांकि चारों पीक्स ही शक्तिशाली हैं, लेकिन जिमो और गुचंग ने भी यही इंसिस्ट किया था कि उन्हें टाई युआन पीक को चूज नहीं करना चाहिए। हाओ यही चेक करने के लिए टाई युआन पीक पे आता है और मन के अंदर सोचता है कि ऐसा क्या है इसमें कि साला हर कोई इसे चूज करने से मना कर रहा है। इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे आता है और हाओ को यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में पता चला था। हाओ को पता चला था कि बाकी जो पीक्स है वो यहाँ पे पॉपुलेशन के लिए दीवाने हो रखे हैं, यानी कि जितने ज्यादा डिसेबल उतने ज्यादा ठीक है। लेकिन टाई युआन पीक सिर्फ 2 ही लोगों के ऊपर बेस्ड है, यानी कि 2 ही लोग रहते हैं। पहला है वहाँ का पीक मास्टर जियांग वेंटियन और एक है डिसाइपल जिसका नाम है मोफी फैन। तभी हाओ को वहाँ पे मोफी फैन दिखाई देता है जो अपने कंधों के ऊपर भारी भरकम सामान लाद के सेक्ट के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। हाओ ने सुन रखा था कि फी फैन पहले कभी सेक्ट लीडर का डिसाइपल हुआ करता था जिसने कल्टीवेशन येलो एक्सट्रीम रियलम तक की थी, जो कि सेक्ट के टॉप टैलेंट्स में से एक हुआ करता था। लेकिन बदकिस्मती से 10 सालों पहले उसकी कल्टीवेशन किसी द्वारा कल्प्रिट कर दी गई थी और तब उसके सेक्ट लीडर ने उसे छोड़ दिया था, यानी कि मास्टर ने। इसके बाद फी फैन को जुआनजियान पीक से टियानयुन पीक के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया होगा। हाओ मन के अंदर सोचता है कि इस तरीके से क्रिपल होना काफी ज्यादा टफ होगा, इसीलिए वो मदद करने के बारे में सोचता है। इसके बाद वो फीफैन के पास जाता है और उसे मदद करने के लिए पूछता है तो फीफैन उसे साफ मना कर देता है, लेकिन हाओ फिर भी उसे एक बैग ले लेता है, ये सोचते हुए कि इनके लिए ये काफी ज्यादा टफ होगा इतने भारी भरकम ऑब्जेक्ट को उठाना। लेकिन जब वो बेचारा उस बोतली को उठाता है तब इसकी ही आंखें बाहर आ जाती हैं क्योंकि इसके पैर जमीन के अंदर घुस जाते हैं और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि ये सच में इतना ज्यादा भारी है, साला मैं तो 4th रियलम पे हूँ, मुझे तो आसानी के साथ इसे उठा लेना चाहिए। वहीं पे बदर फीफैन तो इसे बिना किसी दिक्कत के उठाए ले रहे हैं, जबकि उनकी तो कल्टीवेशन भी नहीं है। फीफैन उससे कहता है कि मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए भारी होगा, मुझे वापस दे दो, लेकिन हाओ फिर भी मना करता है। जिसके बाद वो जोर लगाते हुए कम से कम उस बोतली को उठा तो लेता है। जिसके बाद वो भागते हुए सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता हुआ चला जाता है, लेकिन सीढ़ियों को तोड़ते हुए। इससे फीफैन हैरान हो जाता है क्योंकि उसके मास्टर की जो डिमोन है वहाँ पे काफी ज्यादा फॉर्मिडल ऑरा होता है, बाकी डिसाइपल्स तो यहाँ पे घुस तक नहीं सकते हैं। लेकिन हाओ चलो कम से कम उस सुसरा तो पाया और भाग भी सका। फीफैन उसे शुक्रिया कहता है, लेकिन उससे यह भी कहता है कि जो सीढ़ियां डैमेज की हैं, जो तोड़ी हैं, उनके लिए पैसे भरने पड़ेंगे। इससे हाओ के मुंह से चीख निकल जाती है। खैर इसके बाद फीफैन हाओ के नाम को याद कर लेता है। अब अगले सीन में हम लोग हाओ को देखते हैं जिसकी कमर टूट चुकी थी और ये बेचारा बस अकड़ते हुए नीचे आ रहा था और मन के अंदर सोचता है कि फीफैन बिना
कल्टीवेशन की इतनी भारी चीज को उठा कैसे सकता है। अब इसके बाद हम लोग जुआन जियान सेक्ट को देखते हैं और उसके ट्रेडिंग मार्केट को देखते हैं। हाउ मन के अंदर सोचता है कि साला मैं इसे मार्केट करने की जगह पे तो सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि ये जगह दल्लों का जगह है, साला हर कोई अपना ही सामान बेचे दे रहा है। उसी टाइम पे हाउ की नजर एक क्रिस्टल के ऊपर पड़ती है जो कि डिवाइन ड्रैगन ब्लड स्टोन था। हाउ ने इसके बारे में भी बचपन में पढ़ा था और इसने पढ़ा था कि ये मेन क्लैन के किसी तरीके के स्टोन टाइप का होता है जो कि एशियन रियोन से आता है और ये वॉरियर की बॉडी के अंदर एनर्जी को अवेकन करने के लिए कैपेबल होता है और हाउ इसी की मदद से ही अपनी सेकंड इनहेरिटेंस मसल वेन को अवेकन कर सकता है। इसके बाद हाउ आगे बढ़ता है और वो उससे पूछता है कि ये कितने का है, 1 गोल्ड का है ना। लेकिन वो बेचने वाला आगे से बताता है बबुआ ये 100 गोल्ड का है। मुझे पता तो नहीं है कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, लेकिन मैं 100 गोल्ड के नीचे इसे दूंगा ही नहीं। हाउ उसे कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं तो फिर इतना महंगा क्यों बेच रहे हो। तो वो स्टोन को आगे से ले लेता है और उसे कह देता है कि कोई फायदा नहीं है, ना खरीदो, मेरा बिजनेस ना खराब करो। खैर उसी टाइम पे वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि हाउ के लिए उस गोल्ड को खरीद लेती है और ये और कोई नहीं हाउ की छोटी बहन या फिर कजिन जो भी हो लूज हुए थे। इसके बाद वो बेचने वाला हाउ को स्टोन दे देता है शुक्रिया कहते हुए और हाउ अपने मन के अंदर सोचता है साला महंगा दे रहा है। हाउ लूज हुए से पूछता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की, तो लूज हुए उसे कहते हैं कि तुम मुझे मेरे बचपन के दोस्त की याद दिलाते हो बस, जिससे हाउ को यकीन हो जाता है कि लूज हुए अभी तक उसे भूले नहीं है। हाउ में बताता है कि लूज हुए उसकी कोई फैमिली बहन नहीं है और न ही वो उसकी फैमिली से है। उसके पेरेंट्स को वो सफर करते दौरान मिली थी, यानी कि जो मजाक में कहते थे कि तुझे कचड़े से उठा के लेके आए हैं, ये वाली बात रियल हो गई। हाउ मन के अंदर सोचता है कि उसके पेरेंट्स के साथ सिर्फ लूज हुए ही उसकी फैमिली की आखिरी मेंबर बचती है और हाउ फैसला करता है कि वो फ्यूचर में उसे इस स्टोन के लिए रीपे जरूर करेगा। वहीं पे लूज हुए को यकीन हो जाता है कि ये उसके बचपन का दोस्त और उसका भाई लू ही है। हालांकि उसे ये बात भी पता है कि उसे लूज हुए के बारे में पता चल चुका है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अभी हाउ अपनी आइडेंटिटी को उसके सामने रिवील नहीं करना चाहता है। तो वो भी हाउ को फोर्स नहीं करती है, उसे पता है कि हाउ के पास कोई रीजन ही होंगे तो वो भी सिर्फ अभी दिखावा ही करती है। अब इसके बाद हम लोग किसी पहाड़ के पीछे देखते हैं जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हाउ मिरर के अंदर दोबारा कल्टीवेट कर रहा था और उसकी कल्टीवेशन उस स्टोन से आ रहे थे जिसको उसने अभी ही खरीदा था। और जब हाउ उस डिवाइन ड्रैगन ब्लड स्टोन को सक्सेसफुली एब्जॉर्ब कर लेता है तब वो कंडेंसेशन रियलम के 9th लेवल पे पहुंच जाता है और साथ ही में उसकी सेकंड इनहेरिटेड मार्शल वेन भी सक्सेसफुली ओपन हो जाती है। जिसके बाद हाउ अपनी पावर को चेक करने के लिए एक पत्थर की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके बाद वो पत्थर के ऊपर अपने ड्रैगन फिस्ट के साथ एक जोरदार पंच मारता है जिसे सामने की तरफ उस पूरे पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और आधा इलाका साफ हो जाता है, यानी कि हाउ की फिस्ट एनर्जी भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। खैर इसके बाद वो गुनगुनाते हुए और थोड़ा सा खाने का सामान लेके जीमो से मिलने के लिए आ रहा था, लेकिन जब वो कमरे का दरवाजा खोलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि जीमो की हालत काफी ज्यादा खराब हो रखी थी। इसके बाद वो मास की तरह जीमो जीमो करते हुए उसका नाम पकड़ के उसे उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उससे बाद में पता चल जाता है कि जीमो अपना दम तोड़ चुका है। और उसी टाइम पे बाकी लोग उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि ये हालत रेनफोर्समेंट हॉल वालों ने की है। वो लोग ऐसा कह रहे थे कि उन्होंने जीमो को इसलिए पनिशमेंट दी है क्योंकि उसने वुनन की गैदरिंग बिल चुरा ली थी। अब इसे हाउ को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे जीमो को बस टारगेट किया गया था उसका पास होने की वजह से। जिसके बाद वो गुस्से में एनफोर्समेंट हॉल की तरफ आगे बढ़ने लगता है हिसाब किताब बराबर करने के लिए। अगले सीन में हाउ हॉल के पास पहुंच जाता है और वहाँ के खड़े 2 गार्ड से पूछता है क्या तुमने जीमो को देखा, तो वो आगे से हंसते हुए बताते हैं कि हमने तो देखा था उसे जब रेनफोर्समेंट हॉल वाले उसे मार रहे थे, तब वो आगे से डरा हुआ था और कांप रहा था। तो फिर हाउ एक झटके में उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और उससे उनसे कहता है कि ऐसा है क्या। इसके बाद वो उन दोनों के ऊपर एक ही पंच मारता है और वो दोनों सड़सड़ाते हुए घर के अंदर वाली दीवार से जा टकराते हैं। और उसी टाइम पे वुनिंग और उसके चेले बाहर निकलते हैं तो फिर उन्हें दिखाई देता है कि दोनों गार्ड्स पहले ही मारे जा चुके हैं। इसके बाद वो हाउ के ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि तुम मौत को दावत दे रहे हो। तो हाउ आगे से कहता है कि मुझे पता है, इसीलिए मैं यहाँ पे खुद आया हूँ बदला लेने के लिए, वो भी किसी भी कीमत पे। अब इसके बाद हम लोग वुनिंग को देखते हैं और ये काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसने जो रिवेंज लिया था वो काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग था। हालांकि उसी टाइम पे उसके चेले वहाँ पे दरवाजा तोड़ते हुए आते हैं जिनका खून इसके मुंह के ऊपर गिरता है और उसी टाइम पे हाउ पलक झपकते ही इसे गर्दन से पकड़ के दीवार पे लटका देता है। तो ये आगे से कहता है कि अगर तुम जीमो के लिए आए हो तो फिर उसकी मौत का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाउ उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि ये सभी बहाने तुम सीधा जाके जीमो से ही कहना। इसके बाद वो उसके ऊपर ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल करता है और एक ही पंच मार के उसकी मुंडी दीवार में घुसा देता है और उसे कील की तरह लटका देता है। और उसी टाइम पे वहाँ पे हुआंग आता है जो कि हाउ से कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि वुनिंग जैसा एक ऑलरेडी डिसेबल पूरे रेनफोर्समेंट हॉल को कमांड दे सकता है किसी को मारने के लिए? जीमो को मारने का प्लान मेरा था। हाउ से कहता है कि तुम्हारा प्लान था। वांग से कहता है कि तुम मेरे प्रति गर्ज रखते हो और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई ऑर्डिनरी बंदा मेरे खिलाफ गर्ज रखे, लेकिन तुम फॉरबिडन एरिया से जिंदा बाहर निकल आए थे, इसीलिए मैं तुम्हें हल्के में नहीं ले सकता हूँ और तुम फ्यूचर में
बदला न लो, इसे रोकने के लिए मैंने वुनिंग को ऑफर दिया कि वो जाके जीमो को मार दे, जिससे तुम्हें गुस्सा आए और तुम सीधा जाके कोई क्राइम कर दो। पर मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ पे आके पूरी तरीके से बवाली मचा दोगे। अब मेरे पास कोई रीजन है तुम्हें मारने का। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और हाउ के ऊपर अटैक कर देता है और ये हाउ के कंधे के अंदर तलवार घुसा भी देता है। चिरकुट साला, जब मारने की ताकत नहीं थी तो क्यों आया यहाँ पे हीरो की तरह। खैर हाउ की फटके चार वो आगे से चिल्लाने लगता है और हुआंग उसे कहता है कि एक पिल के बदले में तू भी यहीं पे पीला जाएगा। खैर इसके बाद हाउ को फ्यूचर विजन आने लगते हैं। ऑथर यूजिंग सम इमोशनल इफेक्ट टू पावर अप मेन कैरेक्टर, दिस इज फकिंग वीक। हमें जीमो का इतिहास दिखाया जाता है तो उसने हमेशा हाउ का ख्याल ही रखा था और उसे अपनी एक मार्शल आर्ट टेक्निक बुक भी थी, ये कहते हुए कि तुम इसे अच्छे से पढ़ लेना। अब इसे हाउ के अंदर अचानक से ताकत आने वाली लगती है। इसके बाद वो उसकी शॉट को बाहर निकाल लेता है और उसे कह देता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं हारने वाला हूँ। हुआंग भी हैरान होता है कि ये साला मेरे अटैक को सह कैसे ले रहा है। हाउ उसे कहता है अगर लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर हॉल के अंदर तुम्हारी कोई पोजीशन है तो फिर ये तुम्हें इतनी ताकत नहीं देता है कि तुम किसी को मार सको। इसके बाद वो ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल डायरेक्ट हाउ के मुंह के ऊपर करता है, जिससे हाउ का मुंह एकदम फट जाता है और उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। इसके बाद वो दीवार को तोड़ते हुए बाहर जाके गिरता है। इसे घंटा को समझ में नहीं आया था कि अचानक से हाउ की ताकत कैसे बढ़ने लगी और उसकी स्ट्राइक कैसे शक्तिशाली होगी। हालांकि हाउ पलक झपकते ही उसके पास आ जाता है और उसे कहता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद वो उसका टेटुआ दबोचता है और उसे घसीटते हुए हॉल के बाहर ले जाता है जहाँ पे लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। और जब हुआंग को समझ में आ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो फकिंग डाई होगा यहाँ पे, और वहीं पे हाउ जब उसका आखिरी वाला पंच मारने वाला था तो फिर वहाँ पे कोई आता है जो कि हाउ के पंच को रोक लेता है और हाउ से कहता है कि कौन जुआन शॉर्ट सेक्ट के अंदर बवाल मचा रहा है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे हुआंग का अंकल और सेक्ट का एल्डर आ जाता है जो कि हाउ को अपनी फिजिकल पावर से रोकते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे पब्लिक के अंदर किसी को मार नहीं सकते हो। इस बड़वे का नाम हुआंग यू है। बड़वा क्यों ये तुम्हें आगे पता चल जाएगा। वहीं पे हुआंग आगे से अंकल से कहता है मेरे को बचा लो अंकल, बचा लो मेरे को। हाउ में बताता है कि बड़वा हुआंग यू यहाँ पे की फील्ड का इस्तेमाल कर रहा है हाउ को वहाँ पे रोकने के लिए, और ये एक ऐसी राइटियस की एबिलिटी है जिसका इस्तेमाल सिर्फ ट्रू की रियलम या फिर उसके ऊपर के रियलम वाले बंदे ही कर सकते हैं। अब इसकी टेक्निक को तुम एक तरीके से टेनिकनेसिस ही समझ लो, क्योंकि इसकी की मदद से इसे इतना ज्यादा कंप्रेस कर दिया सकता है कि इसकी पावर को अटैक और वेपन्स के अंदर भी बदला जा सकता है। हालांकि इस की फील्ड टेक्निक को सिर्फ और सिर्फ सिलेंटली रियलम या फिर उससे ऊपर के रियलम के अंदर ही सीखा जा सकता है। और जब एक मार्शल आर्ट आर्टिस्ट अपनी एनर्जी का थोड़ा बहुत की रिलीज करता है तो वो एक इनविंसिबल एनर्जी फील्ड के अंदर बदल जाती है जो दूसरे अपोनेंट्स को सप्रेस करने के काम में आती है, जिनका कल्टीवेशन लेवल कम होता है। बड़वा हुआंग यू हाउ से कहता है कि तुमने नियम को तोड़ा है, स्पेशली मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ। तुमने पूरे हॉल के अंदर तबाही मचा दी और किसी को मार दिया, ये रूल के बिल्कुल खिलाफ है और तुम्हें पता है कि रूल यहाँ पे जो भी खिलाफ जाता है उसे तुरंत पेनल्टी के तौर पे डेथ पेनल्टी दी जाती है। वहीं पे हुआंग हाउ से कहता है कि तुमने यहाँ पे जो भी केओस मचाया है अब तुम मारे जाओगे बिना मेरी किसी खुरी पेचे के। हाउ आगे से कहता है कि साला जब मैं यहाँ पे तबाही मचाने के लिए आया था तभी मैंने यहाँ से जिंदा बाहर निकलने के बारे में छोड़ ही दिया था। जिसके बाद हाउ वहाँ पे पब्लिक का फायदा उठाते हुए कहता है कि हुआंग ने मेरे रूममेट को बेदर्दी के साथ मार दिया जबकि उसने कोई भी क्राइम नहीं किया था। अगर मुझे यहाँ पे किसी को मारने के लिए मरना पड़ेगा तो फिर इस भड़वे हुआंग को भी डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। और वो भड़वे हांग्यू से कहता है कि अगर तुझे मेरे ऊपर यकीन नहीं है कि मेरा रूममेट यहाँ पे बुरी तरीके से मारा गया था तो फिर यहाँ पे ऐसे कई सारे आउटर सेक्ट डिसाइपल हैं जो इस बात को टेस्टिफाई कर सकते हैं। अब इससे अंकल की फटी और वो हुआंग से कहते हैं कि अगली बार से फ्यूचर में कोई भी रायता मत फैलाना और अगर फैलाना तो खुद ही साफ कर लेना। वहीं पे सभी लोग यही बात करने लगते हैं कि अगर हाउ को यहाँ पे मरना पड़ रहा है कोई क्राइम करने के लिए तो भड़वे हुआंग को भी तो मरना चाहिए, उसने भी तो यहाँ पे पावर का गलत फायदा उठाया है। अब इससे हांग्यू की फटके चार क्योंकि वो वहाँ पे अपने भतीजे को मरने नहीं दे सकता है, इसीलिए एक गहरी चाल चलता है ये कहते हुए कि दोनों पार्टी से यहाँ पे गुनहगार हैं और दोनों को ही सेक्ट के रूल के हिसाब से मरना चाहिए। लेकिन अगर टैलेंट को निखारने की बारी आए तो फिर क्यों ना हम लोग यहाँ पे तुम दोनों का लाइफ एंड डेथ डुअल करवा दें। तुम में से कोई वहाँ पे एक मारा जाएगा और एक सर्वाइव करेगा और इसी तरीके से पनिशमेंट सॉल्व हो जाएगी। तुम्हारा क्या ख्याल है। और इस चीज के लिए मान जाता है और आगे से कहता है कि फिर तो मुझे हुआंग को सभी लोगों के सामने कुत्ते की तरह मारने का मौका मिलेगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वहीं पे हुआंग की फटके चार थी और वो आगे से हुआंग से कहता है कि मैं उसे हरा नहीं सकता, लेकिन उसका अंकल उसे कहता है कि भाड़ में जाओ तुम, और उसके कान में कहता है कि मेरे पास एक अच्छा तरीका है, मैं तुम्हें कुछ दूंगा जिसकी मदद से तुम उसे आसानी के साथ हरा दोगे। तो इसे ऐसा लगता है कि इसकी झोली में अली बाबा आ गिरे हैं और ये आसानी के साथ हाउ को हरा सकेगा। भाई वो मेन कैरेक्टर है, कैसा भी हो मरेगा तू ही। अब इसके बाद हमें बताया जाता है कि ये लाइफ एंड डेथ डुअल बैटल 3 दिनों के बाद होगा और सभी इनर और आउटर डिसेबल इसी बारे में बात कर रहे थे और हर किसी को यकीन था कि यहाँ पे हाउ ही मरेगा। अब इसके
इसके बाद हम लोग हाउ को जीमो की कब्र के पास देखते हैं। हाउ बताता है कि वो अपने रेज की वजह से और गुस्से की वजह से एक्सट्रीम ब्लड लाइन का इस्तेमाल कर पाया, जिसकी मदद से वो हुआंग को मारने ही वाला था। लेकिन अभी यहाँ पे डुअल चैलेंज हो चुका है, तो फिर बेशक कोई ना कोई तो मरेगा ही। और हाउ के पास इतनी ताकत तो है नहीं कि वो ट्रू की रियलम वाले बंदे के साथ लड़ सके, इसीलिए वो मिरर के अंदर चला जाता है और फैसला करता है कि उसे 3 दिनों के अंदर ही ट्रू की रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, नहीं तो वो पूरी तरीके से हार जाएगा। जिसके बाद अगला सीन 3 दिनों के बाद का ही होता है और ऑथर की मेहरबानी से ये 3 दिनों के अंदर ब्रेक थ्रू भी कर लिया था। जिसके बाद वो मिरर से बाहर निकलता है और जीमो से कहता है कि वो उसका बदला पक्का लेगा। इसके बाद अगला सीन सीधा डुअल का होता है, जहाँ पे हाउ आ जाता है और सभी लोग कहते हैं कि ये मरने से नहीं डरता, मेन कैरेक्टर जो है। जिसके बाद भड़वा हुआंग वहाँ पे डुअल को स्टार्ट करा देता है। वहीं पे हुआंग हाउ से कहता है कि तुमने कुछ दिनों पहले अपनी कल्टीवेशन के साथ मुझे हरा दिया था, ये तो मेरी गलती थी, लेकिन इस बार हालात कुछ दूसर है, तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है जो पहले से बढ़ चुकी थी। बेशक सस्ती गांजे की वजह से सभी लोग हुआंग के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि वो कुछ दिनों के अंदर ट्रू की रियलम के फर्स्ट लेवल से डायरेक्ट 3rd लेवल पे पहुंच चुका है। बेशक ये भड़वे हुआंग का ही काम था, क्योंकि उसने हुआंग को कुछ एल्जियर दिए थे जो उसकी कल्टीवेशन को काफी जल्दी बढ़ा दिए हैं। अब इसे यकीन था कि हाउ कभी भी हुआंग को हरा नहीं पाएगा, क्योंकि हाउ अभी भी की कंडेंसेशन की के 4th या फिर 6th लेवल पे है। इसके बाद हुआंग तेजी के साथ हाउ के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पे सभी लोग आगे से कहते हैं कि अब तो ये देखने का फायदा ही नहीं है, ये तो वन साइडेड मैच हुआ। हालांकि अगले ही पल में हुआंग मुंह की खाते हुए दूर जाके गिरता है, जिससे इन दोनों के मुंह बाहर आ जाते हैं। वहीं पे हुआंग की भी आंखें बाहर आ जाती हैं और वो आगे से कहता है कि ये क्या हुआ, और सभी लोग आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि वो इतनी आसानी के साथ इसे हरा कैसे सकता है, वो तो कंडेंसेशन रियलम के 3rd लेवल पे ही है ना। वहीं पे हुआंग को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तभी वो अपने पास से अपनी शॉट को बाहर निकालता है और ये शॉट सुप्रीम क्वालिटी शॉट थी। बेशक ये भी काम भड़वे हुआंग का भी होता है और वो हुआंग हमें बताता है कि यहाँ पे शॉट्स को और वेपन्स को भी 6 ग्रेड के अंदर डिवाइड किया गया है। ऑर्डिनरी और सुप्रीम क्वालिटी, वर्ल्ड स्टीकिंग, सुप्रीम, पियरलेस एंड डिवाइन आर्टिफैक्ट। जितना ज्यादा लेवल इनका हाई होगा उतनी पावर इनकी ज्यादा बेहतर जाएगी। सम डिवाइन आर्टिफैक्ट्स एक सिंगल स्ट्राइक्स के साथ ही पूरी तरीके से दहशत मचा सकते हैं। वहीं पे सुप्रीम क्वालिटी वेपन्स काफी आसानी के साथ अपने यूजर की स्ट्रेंथ को एक लेवल तक बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी यहाँ पे हुआंग ट्रू की रियलम के 4th लेवल पे है। अब इसके बाद हुआंग अपनी शॉट के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ता है और हाउ के ऊपर अटैक करता है और इसे लग रहा था कि अब हाउ इसे हरा नहीं पाएगा। हालांकि हाउ आगे से ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल करता है और इसकी शॉट के चिथड़े उड़ाते हुए इसके पेड़ के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है, जिससे वहाँ पे बूम करके एक पावर रिलीज होती है और हुआंग दूरते सीधा खरसकते फटकते एरिना के किनारे पे जाके गिरता है। अब इससे भड़वे हुआंग की दोबारा फटी और सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि हाउ इतना ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकता है जो एक पंच के साथ ही सुप्रीम क्वालिटी शॉट को एक झटके के अंदर सैटर कर दे। वहीं पे हुआंग हाउ से कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम पक्का किसी तरीके के इनहेंसिंग एल्जियर से चीटिंग कर रहे होगे, नहीं तो तुम्हारे जैसा कंडेंसेड रियलम का बंदा इतना शक्तिशाली हो ही नहीं सकता है। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और अपनी बुंड में झाड़ू डाले। हालांकि हाउ आगे से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि बुद्ध वो मैं साला ट्रू की रियलम पे हूँ, गौर से देखो। अब इसे उन सभी की फटके चार की अचानक से ये साला इतनी जल्दी से ट्रू की रियलम पे कैसे आ सकता है, वो भी सिर्फ 3 दिनों के अंदर। बाकी हाउ में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देता है कि वो 3 दिनों के अंदर कैसे ट्रू की रियलम पे आया और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। खैर इसके बाद हाउ सीधा हुआंग को खर्चा पानी देने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके बाद वो सबसे पहले उसे एकदम मस्त से एरिना के ऊपर लिटाता है और उसके ऊपर पंचेस की बरसात कर देता है और धड़ाधड़ उसके सीने के ऊपर ड्रैगन फिस्टों की बरसात करते चला जाता है। वहीं पे हुआंग तो आगे से बस इतना ही कह रहा था कि मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, अंकल बचा ही लियो। अब इसे हुआंग की फटते हुए और वो आगे से हाउ से कहता है कि तुम मैच को जीत चुके हो, अगर तुम उसकी जान बख्श देते हो तो फिर मैं तुम्हें 100 गैदरिंग पिल दूंगा और 100,000 गोल्ड कॉइन दूंगा। वहीं पे सभी लोगों को लगता है कि हाउ इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। इन्हें पता नहीं है कि भाई उसके पास खदान है, खदान, वो भी स्पिरिचुअल वेन स्पिरिचुअल स्टोन। वो इस टाइम पे पूरा का पूरा सेट खरीद सकता है तुम्हारे कपड़ों सहित। और बेशक हाउ इस चीज को साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि अगर तुम मुझे पूरी दुनिया भी दे दोगे साला मुझे तब भी नहीं चाहिए। इस भड़वे को मेरे भाई की मौत का रीपे तो देना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो सीधा हुआंग के मुंह के ऊपर एक जोरदार घूंसा दे मारता है, जिसके बाद हुआंग वहीं पे ही मारा जाता है। और ऑथर ने यहाँ पे ब्लर का इस्तेमाल किया है, तो बेशक इसकी बॉडी शायद फट चुकी है, काला काला दिखाई दे रहा है। और हाउ आगे से कहता है कि आंख के बदले आंख, दुनिया अंधी हो जाए तब भी मैं बदला लूंगा। इसमें सभी लोग आगे से कहते हैं कि ये बंदा है साला कुछ कमाल का। वहीं पे हुआंग आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं यहाँ का पीक एल्डर हूँ जो कि होली मार्शल रियलम पे है, तुमने मेरे भतीजे को मारा, मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन हाउ काफी ज्यादा चिल था और वो आगे से कहता है कि रोल और ये डेथ मैच तुम्ही ने यहाँ पे सेटल किया था मालिक, और अगर मैं ये जीत चुका हूँ तो तुम्हारे पीछे की दरार में आगे से खुशखुशाहट होने
लगी, क्या जुआन जियान सेक्ट के एल्डर इसी तरीके से रंग बदलू होते हैं क्या उनका दिमाग ही खराब है? अगर हिम्मत है तो फिर आओ और आके मुझे मार दो, जिसके बाद सभी लोग देख ही लेंगे कि कैसे यहाँ पे तुम एक कायर हो और बेशरम हो। और इसके बाद मैं मरते हुए जब भूत बनूंगा तब मैं देखूंगा तुम्हारी औकात क्या है, तुम कैसे अपना सर उठा के घूमते हो इस सेक्ट के अंदर। अब इसे हुआंग का टेम्परेचर बढ़ते हुए कि वो चाहते हुए भी हाउ को यहाँ पे मार नहीं सकता है, नहीं तो सेक्ट के जितने भी लोग होंगे वो सभी उसके पीछे पड़ जाएंगे। हाउ वहाँ से जाते हुए कहता है ऐसा लगता है कि ये कायर कुत्ता सिर्फ भौंक सकता है, काटेगा नहीं। तो वो वहाँ से चला जाता है और सभी लोग आगे से कहते हैं कि तुम ऑर्डर डिसाइपल्स के मामले में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। वहीं पे हम लोग वोलू और लुजैन को देखते हैं और ये दोनों अंडी मंडी तुम्हें याद ही होंगे, जिसमें से वो आगे से कहता है कि ये भड़वा जो टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था ऐसा लगता है कि ये हमारी क्लैन की गोल्डन ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है। जिसपे लुजैन आगे से कहता है कि तुम इसकी टेक्निक के ऊपर ध्यान रखो, इसकी टेक्निक यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल है और हमारी टेक्निक साली यूजलेस है, लेकिन तुम्हें यहाँ पे इसके पीछे ध्यान रखना चाहिए। शायद से इसने हमारी सेक्ट की टेक्निक को सीक्रेटली लर्न कर लिया हो, इसका पीछा करो और फ्यूचर में इसकी टेक्निक के बारे में पता लगाओ, जिसके लिए वो मान जाता है। अब इस डुअल के बाद हाउ काफी ज्यादा फेमस हो गया था और सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे कि हाउ काफी ज्यादा शक्तिशाली है और वो काफी ज्यादा इमोशन और वफादार है, जिसने अपनी दोस्त की मौत का बदला लिया। खासकर लड़कियां बात कर रही थी ऑथर हरामी। वहीं पे हम लोग हाउ को देखते हैं जो कि आराम से जीमो की कब्र पे आया था और वो उसे दारू दे रहा था। इसके बाद अगला सीन डायरेक्ट 1 महीने के बाद का होता है, जहाँ पे हम लोग हाउ को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और कुछ दिनों के बाद यहाँ पे फाइनल असाइनमेंट होने वाला था। इसके बाद हाउ को चूज करना है कि वो कौन से सेक्ट के अंदर जाएगा और हाउ ने 1 महीने तक मिरर के अंदर प्रैक्टिस की थी और ये ट्रू की रियलम के 3rd लेवल पे आ चुका था। वहीं पे हाउ को अब यहाँ पे गैंकी का इस्तेमाल करना सीखना था, क्योंकि वो ट्रू की रियलम पे था। गैंकी काफी ज्यादा कमाल की होती है जो कि वॉरियर्स के अटैक को बढ़ा सकती है, लेकिन हाउ ऑर्डर डिसाइपल्स के अंदर सिर्फ एक ही बंदा है जो कि ट्रू की रियलम पे जा चुका है, इसलिए यहाँ पे उसे सिखाने वाला कोई भी नहीं है कि गैंकी का यूज उसे कैसे करना है, इसीलिए उसे इनर सेक्ट के अंदर जाना ही पड़ेगा सीखने के लिए। अब उसी टाइम पे हम लोग वो को देखते हैं जो कि हाउ के पास आता है। उसे कहता है बदमोश, इंस्टाग्राम वाला बदमोश नहीं, गुंडे वाला बदमोश। उसे कहता है कि साला तुम 1 महीने तक कहाँ से गायब थे, मैंने पूरी दुनिया खोज निकाली, तुम मुझे कहीं पे नहीं मिले। हाउ उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और वो मन के अंदर सोचता है कि इसे मेरे बारे में पता लग गया। हालांकि जब वो हाउ से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने हमारे क्लैन की टेक्निक को चुराया है, जल्दी से वो हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारी हड्डियां पसली है, तोड़ने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हालांकि हाउ उसे कह देता है कि मालिक मुझे कुछ नहीं पता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और यहाँ पे हाउ को पूरी तरीके से क्लियर हो गया था कि उसका मेन क्लैन अभी तक उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है और वो पीछे से हाउ के ऊपर अटैक कर देता है, वो भी की गैंग टेक्निक के साथ। और वो हाउ के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि की गैंग टेक्निक उसकी स्पेशलिटी है, अगर तुम मुझे अपनी टेक्निक हैंड ओवर नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें 20 से फाड़ दूंगा। लेकिन हाउ उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उससे कहता है कि की को मेरिडियन से फ्लो करवाना होता है डाटियान के अंदर, और इसी तरीके से की गैंग काम करता है। मैंने ऐसा लगता है कि कुछ सीख लिया है। वो उससे कहता है कि साला मेरे अटैक को देखने तुमने टेक्निक सीख ली, ये तो बहुत बुरा हुआ। जिसके बाद वो दोबारा हाउ के ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि हाउ वहाँ पे गैंगी का इस्तेमाल करते हुए हाथों के अंदर की को रिलीज करता है। इसके बाद वो भी वो के ऊपर एक तगड़ा अटैक मारता है, जिससे वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है। अब इसके बाद हम लोग केन को देखते हैं और केन के दोस्त ने इसे बताया था कि इसने देखा था कि वो हाउलो के मैन की तरफ जा रहा है। हालांकि ये दोनों जब हाउ के कमरे की तरफ पहुंचते हैं तो फिर वहाँ पे पहले ही धूम धड़का हो रहा था, तो फिर केन को चिंता होने लगती है कि उसने देरी कर दी है। दरअसल कल किसी नीमिंग नाम के बंदे के नीचे आता है और उसे नीमन के डिसाइपल्स की ताकत के बारे में पता है। नीमन के डिसाइपल्स के पास न ही बेहतर टैलेंट है, बल्कि वो लोगों के पास काफी सारे रिसोर्सेज भी हैं। इसीलिए बेशक उनकी टेक्निक और पावरफुल काफी ज्यादा ही होगी और उनकी ताकत काफी ज्यादा होती है और वो आज तक किसी भी मैच में हारे नहीं है। और ऊपर से वो तो ट्रू की रियलम के 5th लेवल पे है, जो कि एक एक्सपर्ट माना जाता है। इसीलिए अगर वो हाउ के पीछे गया है तो फिर हाउ का मरना शायद से तय हो। इसके बाद वो भागते हुए हाउ की तरफ जाता है, तो फिर वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो फिर उसे दिखाई देता है कि हाउ तो सही सलामत खड़ा है, बस वो की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। वे भी बेचारे वो के मुंह के ऊपर 4 उंगलियां छप चुकी थी मुक्के की, और ये दोनों आगे से हैरान होकर कहते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो वो उसे कहता है कि केन काफी ज्यादा टाइम हो गया भाई मिले हुए तुमसे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मुझे पता है कि शायद से वीडियो एक्सप्लेन हो सकती है, लेकिन घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि हम लोग पहले ही हक चुके हैं उस बेकार मानवा को एक्सप्लेन करके। तो ये क्या चीज है उसके सामने। वैसे मैं अक्सर जैसे 1.5 घंटे की बनाता हूँ, इसे भी 1.5 घंटे की बनाने वाला था, लेकिन त्योहार की वजह से टाइम काफी ज्यादा नहीं मिल रहा है मुझे। बिजी हूँ भाई इधर उधर के कामों में, घर की सफाई में सबसे ज्यादा। वैसे जो मैं भी कुछ टाइम पहले रंडी रोना कर रहा था उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पटाखे ले आया हूँ जो बोला था उसके 2 दिन बाद। और इसलिए मेरी दिवाली दुख में नहीं बीतेंगी। तो तुम्हें हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। और वैसे मेरे और मेरे दोस्तों का प्लान आग मूतने का है दिवाली पे, तो तुम लोगों को इस बार हैप्पी दिवाली, हैप्पी छोटी दिवाली, भैया दूज। और हाँ, जुआ खेलना मत भूलना, वो पक्का खेलना। पिछले साल जो लॉस हुआ था इस बार उसे प्रॉफिट में बदलना है।